अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का नाम लेके हम इसको शुरू करते हैं आज। आज का सेशन हमारी जो कंटिन्यूड बुक है उससे थोड़ा अलग है। एक्चुअली द 5 AM क्लब के ऊपर हम अभी काम कर रहे थे, तो उसमें एक हर्डल आ रही थी स्लीप की मैनेजमेंट, यानी कि सुबह तो हम लोग 5 बजे उठने के बारे में ख्वाब भी देख रहे हैं, और उम्मीद है कि किसी ने अभी स्टार्ट कर भी दिया हो शायद। लेकिन उसमें जो मेजर हर्डल है वो ये है कि हमारी जो रात की सोने की रूटीन है वो ठीक नहीं हो पा रही। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी पते की बात जो मुझे समझ आती है ना, मतलब जो जिसका मेरे ऊपर भी असर होता है, वो ये होता है कि जिस चीज का हमारे पास नॉलेज होता है ना, जिसको हम समझ जाते हैं कि इसका नुकसान कितना है और इस चीज का फायदा कितना है, तो हम उसको ना उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक मिसाल देती हूँ कि बचपन से हमें स्कूल में जिस चीज की एसेंस मिलती है ना, सबसे ज्यादा हमारा हमारा फोकस उसी चीज पे रह जाता है। जैसे हमें, खैर फिलहाल जो स्कूलिंग सिस्टम है वो तो सिर्फ मनी मेकिंग मशीन ही बनाता है, तो उसके हिसाब से अगर बात करूँ तो जिस चीज का आपको जितना ज्यादा नॉलेज होता है ना, आप उसी चीज के ऊपर प्रॉपर ख्याल करते हैं। आपको अपनी सेहत के बारे में पता हो कि मुझे ये चीज जो है वो इस कदर नुकसान दे सकती है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएंगे। तो आज का सेशन जब प्लान तो यही था कि हम इसमें अपनी अपनी छोटी छोटी रिसर्च करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे उसको ना। क्योंकि बस चंद दो लोग थे जिन्होंने रिसर्चर को चूज किया था, और बाकी सब ने लिसनर्स, बाकी कंट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं। किसी को बात बीच में भी याद आ जाए तो आप बता सकते हैं। तो मैंने फिर इसको थोड़ा तैयार इस तरीके से कर लिया कि कुछ जो सवाल मेरे दिमाग में थे वो जो हमें समझने चाहिए और जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको मैंने आ, इस तरीके से प्रिपेयर किया कि स्लीप का जो फिजिकल इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, हम जब सोते हैं, हम एक्चुअली क्यों सोते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है, और करते क्या है उस टाइम, दिमाग जो उस वक्त कर क्या रहा होता है, इसको मद्देनजर रखते हुए इसकी थोड़ी सी तैयारी की है। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीच में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो या कोई चीज़ ऐड ऑन करनी हो तो अनम्यूट करके इजी होके साथ ही ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अ, जो सोना है वो मतलब हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर करता है कि आज हमें पता लग जाएगा कि क्यों। हम इसको ना, इस चीज को बहुत लाइट लेते हैं, और इसको कुछ लोग तो वेस्ट ऑफ टाइम भी समझ लेते हैं, और कुछ लोग इसको हॉबी भी समझ लेते हैं। दोनों साइड्स के इम्पैक्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह आज। एक तो ये कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये हमारी बेसिक नीड है, जैसे फूड है, वाटर है। लेकिन जब आप सोते हैं उस वक्त एक्चुअली आपका ब्रेन नहीं सोया होता। आपकी बॉडी और ब्रेन अच्छा खासा एक हार्ड वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी। नॉट होल बॉडी, मतलब ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, और पूरा समझ लें कि रिपेयर मेंटेनेंस का ना काम शुरू हो चुका था रातों रात। आजकल के दौर में ना जितनी फास्ट पेस्ड दुनिया हो गई है, उसमें हम बहुत ज्यादा ना एक चीज देखते हैं कि हम काम के लिए, इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी, अपनी जो स्लीप है ना इसको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए ना इस टाइम पे हमें ये समझना कितना जरूरी है, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों की जो रूटीन है ना आजकल के दिनों में, सब इस चीज का शिकार होते होंगे कि बच्चों को नींद नहीं आती। रात 12 12 1 1 बजे तक मतलब बच्चे जो है हमारे घर में फिर रहे होते हैं ऐसे। तो ये वाला जो मसला है ना, इसको कैटर करने के लिए पहले माँ बाप की रूटीन सही करनी जरूरी है। ये गलत फहमी है कि जो हम समझते हैं कि बच्चे सोएंगे तो हम सोएंगे। इसको ना उल्टा लिया करें, हम सोएंगे तो बच्चे सोएंगे। तो हम क्यों नहीं सोते, और जो भी मसाइल हैं उसको थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी लाइफ से देखते जाइएगा। पहले हम जाते हैं कि वाई इट मैटर्स, कि सोना जरूरी क्यों है, सोते वक्त होता क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आज थोड़ी सी ना, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है क्योंकि मैं हूँ तो फाइनेंस साइड से मेरा ताल्लुक, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से मैं मेडिकल वाली साइड भी पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं मुझे कोई पता है, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो अगर कोई यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, कोई ऐड होता है, या कोई मेडिसिन से रिलेटेड है जो भी, तो वो भी बताए प्लीज ना, जब भी मैं कुछ गलती करूं या मैं कुछ ऐसा बोलूं जो समझ ना आ रहा हो दूसरों को और मेरे जबान में, तो अगर आप बेहतर से समझा सकें तो जरूर बताइएगा।
अच्छा, पहली जो चीज मुझे मजे की लगी वो ये थी कि जो सोना होता है ना वो कोई पैसिव स्टेट नहीं होती। हमें लगता है ना कि हम, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम जब सो गए हैं तो बस सब कुछ एंड हो गया, लेकिन पूरा एक ना ये प्रोसेस होता है जो डिफरेंट साइकिल्स पे चलता है। इसमें ना जो पहला, जब आप सोने लगते हैं ना तो पहला जो स्टेज होता है उसमें, उसको हम ना पहली तीन स्टेजेस को हम नॉन आरईएम स्लीप कहते हैं, जो आपको सामने नजर आ रहा है लिखा हुआ आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि इसमें रैपिड आई मूवमेंट नहीं हो रही होती। अच्छा, इसकी ना तीन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ये होती है आपकी लाइट स्लीप, हार्ट रेट आपका स्लो होना शुरू होता है, बॉडी रिलैक्स होनी शुरू होती है। नेक्स्ट स्टेज में आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। अच्छा, अब ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ना, ये आगे आगे ना इस सब की रेलेवेंस है कि मैं क्यों भी बता रही हूँ। कोई भी चीज इररेलेवेंट नहीं बता रही कि आप कहें कि मैं खैर है, नहीं भी सुनता तो खैर है। तो आपको आगे समझ आएगी कि इसका पर्पस क्या था। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर नीचे जाता है और आपका ब्रेन मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है सेकंड स्टेज के अंदर। तो ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज में आप डीप स्लीप में जाते हैं। और ये जो डीप स्लीप होती है ये इतनी ज़रूरी होती है कि अगर आप सोचें कि इसके अंदर ना टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़त आपकी बढ़ रही होती है। इसी स्टेज के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि मतलब आजकल उसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। समझ लें एक तरह से एंटी एजिंग भी होता है वो। अच्छा, आरईएम स्लीप, उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है। ये जो स्टेज है ना, किसी भी बंदे को जिसको डिप्रेशन रहता हो ना, वो इस स्टेज पे जरूर, मतलब उसको जाना जरूरी है उसका। अब जो ब्रेन है इस स्टेज में ना एक्टिव होता है, एक विविड से ड्रीमिंग आनी शुरू होती है। जब वो जो हम ख्वाब देखते हैं ना वो इस स्टेज पे आती है। इसमें क्या होता है कि जितनी आपकी इमोशनल मेमोरीज हैं, क्रिएटिव आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है। देखने कितनी जरूरी ये प्लेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें, ब्रेन के जो टॉक्सिक वेस्ट है वो निकलता है। आप सोचें हमारा टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, ओवर थिंकिंग, ये जो जेलसी, मतलब हेट्रेड, कीना, बुक्स रखना, जो मतलब मुझे तो यही समझ आई थी पढ़ते हुए कि यही हमारा जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ना, ये उस टाइम ब्रेन निकाल रहा होता है कि फजूल चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। इवन अगर ये वाला काम ना हो तो एल्जाइमर डिजीज जो आपने सुनी होगी वो भी हो सकती है। तो इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा, अब पूरी रात में ये जो साइकिल होता है, ये हम अगर प्रॉपर इसको किस टाइम में करना है और क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए और क्या, वो सब हम आगे देखते हैं। अभी जो है ना, पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्लीप के दौरान, मैंने अभी आपको मोटा मोटा बताया कि कैसे, क्यों, क्या हो क्या रहा होता है, तो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैंने नोट किए हैं, वो हम देखते हैं। नंबर एक, ये आपका ब्रेन डिटॉक्स और मेमोरी कंसोलिडेशन में हेल्प आउट करते हैं। ये क्या होता है कि आप डीप स्लीप में जब जाते हैं ना तो दिमाग आपका ना वेस्ट, सारा सोचों का वेस्ट भी फ्लश आउट कर रहा होता है। आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक पूरा क्लींजिंग, जैसे सारी सफाई शुरू हो गई है रातों रात। तो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे सोते हुए दिमाग जो है वो बेचारा सफाइयाँ कर रहा होता है। और अब आरईएम स्लीप के दौरान फिर जो ब्रेन होता है ना, ये सारी मेमोरीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, उनको जिस जो मेमोरी स्ट्रेंथन होने की जरूरत है उसको कर रहा होता है। अब आप देखें कि जो स्लीप है वो इसी पॉइंट पे, जब आपकी ब्रेन में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर हुई होगी ना तो आपका फोकस भी बढ़ता है और आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ना वो बहुत ही जरूरी है। ऐसा होता है जैसे जैसे हम कंप्यूटर पे सेव का बटन नहीं प्रेस करे बार बार के, सेव सेव ओके ये भी सेव हो जाए, ये भी, तो ये ब्रेन आपके डेली डाटा के साथ ये सब कर रहा होता है। सेकेंड स्टेप ये आता है कि एक और चीज जो जिसके लिए जरूरी है स्लीप, वो है कि फिजिकल हीलिंग और हार्मोन बैलेंस। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिजिकल हीलिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ हार्मोन रात को ही रिलीज होता है डीप स्लीप के दौरान, जिसमें आपकी मसल ग्रोथ और रिपेयर होनी शुरू होती है। मतलब बहुत सी बीमारियां अगर आप सिर्फ अच्छा सो लें तो खत्म हो जाएंगी। आगे बीमारियां जो है ना, मैंने प्रॉपर रिसर्च से निकाली हैं कि कौन कौन सी बीमारियां जो रिसर्च ने साबित कर चुकी हैं। तो आप खुद हैरान होंगे कि वाकई ये आधी बीमारियां आपको आज महसूस होगा कि मेरी सिर्फ ना सोने की वजह से, या कम सोने की वजह से, या ज्यादा सोने की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज, हार्मोन बैलेंस में क्या होता है कि रात के वक्त ना, आप कभी कभी नहीं, जब सोते टाइम से और ज्यादा देर के लिए जागते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आपको ना भूख बहुत लगती है। उसकी रीजन ये है कि आपकी बॉडी में ना दो हॉर्मोन्स काम कर रहे होते हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ये दोनों रात के वक्त, जो लेप्टिन होता है ना वो आपका सेटिस्फेक्शन का हार्मोन होता है कि आपका मतलब आपको जो जैसे, और जो ग्रेलिन होता है वो हंगर हार्मोन होता है,
यानी कि आपकी जो भूख और फिर जो खाया हुआ है उससे सेटिस्फेक्शन, ये दोनों हिल जाती हैं। जिसकी वजह से रात के टाइम ज्यादातर आप नोट करते हैं कि आपको भूख ज्यादा, क्रेविंग ज्यादा हो रही होती है। और उस क्रेविंग की वजह से क्या होता है कि वेट गेन का इशू भी होता है ज्यादातर लोगों को। और इसी अस्थना में हार्मोन, एक कॉर्टिसोल हार्मोन भी आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो स्पाइक कर जाता है, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती। अब मैं साथ साथ ना चैट प्रॉपरली देख नहीं पाऊंगी, लेकिन चलें साथ साथ देखते हैं क्योंकि जरूरी है। आज देखें, गपशप का सेशन का मतलब ही ये होता है कि आप लोग ना बेशक चैट में लिखे बगैर डायरेक्ट बोलें। अच्छा, मजे की बात और ये है कि ये चीज हम सब महसूस करते हैं। जैसे अभी देखिए आपने लिखा ना कि वाकई रात को भूख लगती है, तो वो जैसे अब मुझे आदत नहीं है तो मुझे कभी भूख लगती, मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे घर में हैं कुछ ऐसे लोग जो रात को जागते हैं तो उनको वाकई भूख लगती है और उनके लिए रात का खाना रखना पड़ता है। तो ये एक मसला है और इससे बीमारियां भी होती हैं, और जो आके आप देखेंगे आगे। अच्छा, थर्ड, इम्यून सिस्टम बूस्ट। डीप स्लीप जो होती है ना वो आपकी इम्यून डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करती है, जैसे हमने अभी देखा। अच्छा, इसमें रिसर्च के ये कहती है कि जो लोग 6 घंटे से भी कम सोते हैं उनका इस तरह के वायरसेस से ज्यादा एक्सपोज ऑफ होते हैं। यानी जो जैसे फ्लू हो जाता है उन लोगों को जल्दी जल्दी, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोगों को, यार तुम्हें हर वक्त ही फ्लू हुआ हो रहता है, जल्दी से बुखार हो जाता है। तो बाज़ अवत उसकी रीजन ये भी होती है कि वो डीप स्लीप में नहीं जा रहे या वो प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर रहे। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है कि हार्ट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, ये कितनी जरूरी है। आप देखें कि स्लीप से आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं। अगर स्लीप में कमी है तो हार्ट डिजीज इतनी ज्यादा, मतलब इसका इम्पैक्ट होता है। आगे रिसर्च में भी मैं आपको बताऊंगी, उसकी परसेंटेजेस आगे से बताई हुई हैं सारी ना, कि अंदाजा करें कि आजकल बच्चों में आपने ये चीज नोट की है कि यंग जो जनरेशन है उसमें हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा हो गई है, हार्ट अटैक से लोगों की डेथ्स हो रही हैं। अब मैं सोच रही थी कि ये जो चीज होती है ये अर्ली डेथ का भी उन्होंने लिखा हुआ था कि लैक ऑफ स्लीप के साथ बहुत बड़ा लिंक है। एंड रीजन यही है कि आपकी जो सोने की टाइमिंग और सोना, क्योंकि आज के यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं जिनके हाथों में फोन्स हैं और अनेवा यूज हो रहा है, तो वो फिर उनका हाल यही हो गया है। हम भी हैरान होते हैं ना कि एक बच्चा एक्सरसाइज भी कर रहा होता है इवन, मतलब उसकी बड़ी अच्छी वैसे डे टाइम में रूटीन वैसे अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से वो आपकी बॉडी में कहीं कोई वायरस चला गया तो वो सफाई नहीं हो सकी ना, समझ लेंगे एक तरह से सफाई का पूरा प्रोसेस ही रोक दिया। अच्छा, अब मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। क्रोनिक स्लीप डिप्रीवेशन में का बहुत बड़ा लिंक है एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से। ये तो हम आम रूटीन में देखते हैं ऑलमोस्ट। कितने लोग अब एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है क्योंकि जो आरईएम स्लीप, जो 4 स्टेज हमने देखी थी ना, उसके अंदर जाके इमोशनल एक्सपीरियंसेस सारे प्रोसेस होते हैं। यानी कि आपके दिन में किसी ने आपको हर्ट किया या कुछ, तो उसको उससे कोप अप करना, उससे आपकी जो हेल्थ जो उससे डिवाइस होती है ना वो, उस मसला उसका सिर्फ ये होता है कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती समटाइम। हम कहते हैं ना कि इस बंदे को तो छोटी छोटी बातें बहुत ही फील होती हैं और ये कितना सोचता है। तो उसके पीछे समटाइम रीजन ये नहीं होती कि उस वो बंदा पैदाइशी तौर पे कोई सेंसिटिव है, ये भी हो सकती है। इवन स्टडीज ये बताती हैं कि जो एक रात की भी पुअर स्लीप है ना वो आपकी इमोशनल रिएक्टिविटी 60% बढ़ा देती है। मतलब ये ह्यूज नंबर है कि आप इमोशनली इतने अनस्टेबल रहते हैं, 60% ज्यादा रिएक्ट करते हैं आप नॉर्मल लोगों से जो लोग रात को नींद पूरी करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल रहे थे कि मैं खुद 1 मिनट के लिए परेशान हो गई हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जब हम अच्छी स्लीप लेते नहीं है तो एक्चुअली बॉडी में हो क्या रहा होता है और रिसर्च क्या कहती है इसमें ना। सबसे पहले रिसर्च ये कहती है कि पहला जो इम्पैक्ट आता है स्लीप डेप्रिवेशन को, पहले मैं डिफाइन कर दूं कि साइंस की जबान में स्लीप डेप्रिवेशन क्या है। साइंस की जबान में ना सोना ये है कि 7 घंटे से कम सोने वाले को हम कहेंगे ये स्लीप डिप्राइव्ड है, मतलब इसकी कम नींद है इतनी। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कोग्निटिव इम्पेयरमेंट का, कि जी आपकी जो मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये इम्पेयर होना शुरू हो जाती है, इसमें मसले आने शुरू होते हैं। अब देखिए पहली स्टडी चेक करें जरा, कि जी स्टडीज यूजिंग कोग्निटिव परफॉर्मेंस टेस्ट, एक पीवीटी टेस्ट यूज होता है, जिसमें वो कहता है कि 17 से 19 घंटे अगर कोई बंदा जागता रहे, ठीक है, सोए ना, तो उसकी जो इम्पेयरमेंट है ना दिमाग की वो इक्वल टू BAC ऑफ 0.05%, यानी कि ड्रंक। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ना बताती हूँ। ये ना रिसर्च बड़ी मजे की थी, मुझे पहले इसकी समझ नहीं आई तो मैंने कहा यार इसको मैं थोड़ा और डिक डाउन करूँ ना।
तो मैंने पहले इसका सिर्फ जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एक रिजल्ट ले लेते हैं, लेकिन इसको अंदर से पढ़ा था कि स्टडी हुई क्या थी। किया ये गया था कि मेंटल परफॉर्मेंस को ना चेक करने के लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि आप 28 घंटे आपने नहीं सोना, मतलब वो जागते रहे। और उनका जो रिएक्शन टाइम और अलर्टनेस थी ना, वो एक टेस्ट था, साइकोमोटर विजिलेंस टेस्ट ना, ये जो पीवीटी टेस्ट होता है, इसके थ्रू उन्होंने चेक किया। तो उनका जो विजुअल क्यूज दिखाए उनसे उनका जो रिस्पॉन्स था ना, वो रिकॉर्ड किया गया। फिर उनको कंपेयर भला किससे गया, कंपेयर किया गया जो अल्कोहल यूज करते हैं लोग। अब इन दोनों का जब कंपैरिजन हुआ तो जो बीएसी होता है, ये होता है कि ब्लड के अंदर ना आपका अल्कोहल का लेवल कितना है, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कितनी है। यानी वो इतने घंटे, 17 से 19 घंटे जो लोग नहीं सोए उनका, और एक बंदे का अगर ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन 0.05% है ब्लड के अंदर, मतलब इतनी अल्कोहल है, तो वो इक्वल हो गया। मतलब दोनों की परफॉर्मेंस इसके बराबर थी। यानी कि ना सोना इज वेरी लाइक जो अल्कोहल करती है आपके साथ, कि आपका रिएक्शन स्लो, आपकी जजमेंट पुअर हो जाती है, आपका कोई फोकस नहीं रहता, एक्सीडेंट्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, यानी कि स्लो रिएक्शन टाइम हो जाता है। तो एक और रिसर्च भी यही कहती है कि स्लीप डिप्रिवेशन स्लो रिएक्शन टाइम और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इन दोनों को खत्म करती है। मतलब ये इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट है जो हम महसूस नहीं करते। अच्छा, अब एक और मसला जो हम आजकल देख भी रहे हैं, उसमें वो भी रिसर्च से प्रूवन है कि हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, जो लोग 6 घंटे से कम रात को सोते हैं वो 20% आर मोर लाइकली टू हैव अ हार्ट अटैक। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, जो हम आजकल, ये 2011 की स्टडी है, और हम आज के दौर में ये इसका समझ लें इम्पैक्ट देख रहे हैं अपनी आंखों से। एंड एक चीज ये कि जो स्लीप डिप्रिवेशन है, ये ब्लड प्रेशर और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को बढ़ाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, इसको ना मैं बड़ी कोशिश करूंगी कि बड़े उससे बताऊं कि आपको समझ आ जाए, ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, जब बॉडी के अंदर ना सोते वक्त आपका रिपेयर सिस्टम ऑन होता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कोर्टिसोल वो एलिवेट तब हो जाते हैं जब आप नहीं सोते हैं। ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसलिए हाई होता है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है, जो कि आप पूरा नहीं देते उसको। जब वो पूरा नहीं देते, आपका बीपी का भी मसला हो सकता है, और आपकी शुगर इरेगुलेट हो सकती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, मतलब अच्छे खासे लंबे लिस्ट है पूरी। लेकिन एक काम जो बड़ा जरूरी है वो होता ये है कि ये जो, इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी, ये होती है एसएनएस एक्टिविटी। इसका ये होती है कि जो ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी जो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी को, जब आप ऑटोमेटिक चीजें जो कंट्रोल करता है, यानी आपका सांस लेना, आपका हार्ट रेट, आपकी डाइजेशन, खाना हजम हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा होता है ना, आप खुद से दिमाग तो नहीं कर रहे होते। तो ऐसे ऑटोमेटिक कामों को ये कंट्रोल करता है। जैसे ही आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में जाती है या किसी डेंजर को देखती है, तो ये एसएनएस एक्टिविटी साथ ही स्टार्ट होती है। इट किक्स इनटू ट्रिगर के फाइट और फ्लाइट मोड में जाने के लिए। आपने सुना होगा ना कि डेंजर देखते हुए तो हमारी बॉडी फौरी तौर पे एक रिएक्शन देती है। तो वो रिएक्शन इसी का होता है बेसिकली, ये एसएनएस जो होता है ना, ये वहां पे ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब जो इसका इसका एक मसला ये होता है कि जब आप इसको रूटीन में, ये बहुत ज्यादा स्लीप डेप्रिवेशन में जब ये बार बार आता रहता है, तो एक्चुअली में जब कुछ होता है ना, तो इंसान के पास अ, वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो ऑटोमेटिक काम कर सके। बहुत सी आपने बीमारियां सुनी भी होंगी ऐसी, कि कुछ लोग होते हैं जो ना जिनके मुंह में खाना रखा जाए तो उनसे चबाया नहीं जा रहा, मतलब उनका ब्रेन पे काम नहीं कर रहा, जिनकी जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, इनवॉलंटरी, जो मतलब आपकी विल के बगैर खुद ही से काम होता रहता है बॉडी में। फेफड़े, मतलब खुद जब आप सांस लेते हैं तो वो अपना पूरा काम करते हैं, कैपिलरीज खुलती हैं, जो भी प्रोसेस होता है। और हार्ट जो है वो ऑटोमेटिक मतलब बीट कर रहा है, और ब्लड पंप भी कर रहा है, सारा कुछ। तो वो सब काम जो है वो ये कंट्रोल कर रहा होता है। और देखें, इसका अगर मसला हो जाए, इसकी एक्टिविटी अगर बढ़ी रहे हर टाइम, तो हमारी बॉडी हर टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में है। और इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं कि जी जैसे शेर आ जाए आपके रूम में तो आपने भागना होता है। वो भागने के लिए भी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है उस टाइम ना, वो एक्सेसिव स्ट्रेंथ देते हैं। तो वो ग्लैंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो आपको जब असल में शेर आएगा ना, जैसे वो स्टोरी भी आपने सुनी कि जब असल में शेर आएगा तो आपसे भागा नहीं जाना। तो स्लीप डिप्रिवेशन का सबसे बड़ी जो मुझे इस पूरी उसमें लगी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगा। और हार्ट रिस्क जो मुझे आज नजर आ रहा है अपने इर्द गिर्द, तो मैं उसको देख के परेशान हूँ कि ये वाकई दिस कैन बी द ओनली रीजन जो हमारी आजकल की नस्ल का हाल है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबेसिटी।
मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये जो हम देखते रहते हैं, इसमें क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लेप्टिन आपका सेटिएटी हार्मोन होता है, यानी आपकी सेटिस्फेक्शन को ये इंश्योर करता है कि हाँ, जो आपने खाना खाया था दिन में आप सेटिस्फाइड रहे, लेकिन ये कम कर देता है रात का ना सोना। और दूसरा, हंगर हार्मोन को बढ़ा देता है, तो आपको भूख भी लग रही होती है। इससे क्या होता है, कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाता है, आपकी क्रेविंग बढ़ती है शुगर और फैट की। लोग इवन जो कम सोते हैं ना 6 घंटे से, रिसर्च ये कहती है कि वो 200-300 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, मजीद इसमें क्या होता है, आपका वीकेंड इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया कि इम्यूनिटी जो होती है आपकी बहुत कम हो जाती है। तो स्लीप डिप्राइव्ड लोगों में देखा गया है, रिसर्च ये कहती है कि वैक्सीनेशन के बाद भी उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम बनती है। यानी आप एक्स्ट्रा हेल्प भी ले लो ना, तब भी वो इतनी अच्छी हेल्प नहीं होती। अ, मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ। अच्छा, अब ये जो बात है ना कि मेडिसन, तो मैं सही बताऊं तो मेडिसिन के ऊपर तो मेरी 1 घंटे का और सेशन कभी करूंगी इंशाल्लाह, कि किस कौन सी मेडिसिन के क्या वो मसाइल हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज, और उसके अलावा ना और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने अपनी पिछली जनरेशन तो हमारी फिर भी कुछ गुजर गई है, हमारी जनरेशन ने जो अभी अपना हाल किया है ना, ये इन्हीं मसाइल की वजह से हमारी जो सोचने समझने की सलाहितें हैं ना, वो भी कम हो गई हैं काफी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें एक एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपने याद रखना है कि कम सोना, इस ये जितनी दफा सोचेंगे ना उतनी दफा आपको अपनी नींद के ऊपर ना, यू नो यू विल टेक केयर ऑफ इट। कि एक रात सोना, इवन वन नाइट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड स्लीप रिड्यूसेस नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी बाय अप टू 70%। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है ना वायरसेस और कैंसर से फाइट करने की, वो 70% कम हो जाती है एक रात कम सोने से। अच्छा, ये प्रोसेस होता क्या है, इस रिसर्च को भी ना मैंने बहुत डिटेल से पढ़ लिया, टाइम भी मिल गया था, 2 वीक्स का गैप था बीच में तो इसलिए आप लोग सबको सुननी पड़ेगी ये वाली रिसर्च। अच्छा, इसमें हुआ ये कि उन्होंने ये सिर्फ एक रात का चेक किया, हेल्दी यंग एडल्ट्स लिए, ठीक है, सिर्फ एक रात उनको 4 घंटे सिर्फ कम सोए वो, मतलब 4 घंटे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम ये तो रूटीन में कर रहे होते हैं, हम तो महान हो गए हैं इसमें। तो 4 घंटे वो कम सोए तो अगली मॉर्निंग उनके ब्लड के सैंपल्स लिए गए। ब्लड सैंपल्स में देखा गया कि नॉर्मल रूटीन में ना उनकी उसी सैंपल के अंदर जो नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी का जो फिनोमेना होता है ना, वो कितना था। और अगले दिन जब वो कम सोए तो 70% वो कम हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। आप देख रहे हैं ना कि कैंसर की भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इवन कैंसर ना हो तो एक नॉर्मली टॉक्सिक लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया, इवन दिमाग में भी। उसकी कितनी बड़ी रीजन है कि सिर्फ हम सो नहीं पा रहे, अपनी रूटीन अच्छी नहीं कर रहे। अच्छा, अब नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली ना होते क्या हैं, ये बड़ी स्पेशल फोर्सेस हैं, मुझे बड़ी पसंद आई सुन के कि अल्लाह ताला का निजाम है, अल्लाह ताला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब वो ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर ना आपकी कि कहाँ वायरस फिर रहा है, और जितने अर्ली कैंसर सेल्स होते हैं स्पेशली वो, ये उनको हंट डाउन करके उनको मारते हैं। और उनका मजीद मतलब जो फ्यूचर में एक्सपोजर होगा भी ना, तो ये जल्दी से उसको फिर कर लेते हैं, क्योंकि एक दफा एक गलत किस्म का सेल आ जाए तो उनकी लर्निंग हो जाती है ना, उससे एबिलिटी उनकी पैदा हो जाती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है सोने से। तो अब सोना कितना जरूरी है अंदाजा लगाते जाइएगा आगे आगे। अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है, क्रोनिक डिजीजेस। अब देखिए, कैंसर भी एक क्रोनिक डिजीज है, अब इसका भी रिस्क बढ़ गया। तो स्लीप डेप्रिवेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है, टाइप 2 डायबिटीज का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। अब उसकी रिसर्च बताती है कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इंक्रीजेस बाय 28% इन पीपल स्लीपिंग लेस देन 6 आवर्स पर नाइट। कैंसर रिस्क जैसे मैंने बताया, अब WHO ने ये बकायदा इस पे रिसर्च आई हुई है, उन्होंने बोला कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स जो है ना वो इतने रिस्की हैं कि जो लोग रात को काम करते हैं, हमारे इवन ग्रुप में कई लोग हैं ना जो बता रहे थे कि वो रात के वक्त काम करते हैं। तो ये कितना रिस्की है रात को काम करना, क्योंकि जो रात का टाइम, अच्छा रात का टाइम भी क्यों जरूरी है वो भी हम आगे देखते हैं, साथ साथ आपको बीच बीच में ऐड ऑन करते जाएंगे हम इंशाल्लाह। कि इसमें ना उन्होंने बड़ी एनिमल स्टडीज भी की हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिली है एनिमल स्टडी के अंदर कि कैंसर रिस्क बहुत बढ़ जाता है रात को जागने से। लेकिन वो लिमिटेड है बट कंसर्निंग है, मतलब इतनी एविडेंस है ह्यूमंस में भी कि आप इस चीज को एक क्लेम कर सकते हैं कि यस इट इज ट्रू, कि नाइट शिफ्ट्स जो हैं वो, नाइट शिफ्ट्स आर लाइक दिस, सॉरी टू से बट दिस इज। लेकिन इसके हल बहुत सारे हैं भी।
कुछ चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं। देखते हैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। अच्छा, फिर आगे देखें। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये हमने पहले भी अभी बात की कि इससे इसका ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है स्लीप लॉस और डिप्रेशन और एंजाइटी का। ये हम नॉर्मली अब देखते हैं, बच्चों में भी आप देखेंगे कि एंजाइटी और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब अपने साथ भी देखें ना, तो अगर रात को नींद ना पूरी हो तो अगले दिन बंदा चिड़चिड़ा महसूस करता है। तो ये चीजें यहाँ से शुरू होती हैं। और ये इरिटेबिलिटी जो होती है ना बच्चों में, उसकी एक रीजन बहुत ज्यादा, बच्चे अपनी फितरत पे होते हैं ना, उनको बचपन से जो माँ बाप है वो तो समझ जाते हैं कि जिसने बच्चे की नींद ना पूरी हो वो कैसा बिहेव करता है। अब बड़ा जो बंदा होता है वो रो के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन उसको पता नहीं होता वो कितनी ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है सिर्फ इस वजह से। तो स्लीप डिस्टरबेंस जो है वो साइकेट्रिक कंडीशंस के साथ बहुत लिंक है। मेजर डिप्रेशन मतलब जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, इसके अलावा ये भी हम देखते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। अब आप देखें, इस पे एक पूरी रिसर्च है। WHO सिस्टमेटिक रिव्यू है एक, उन्होंने ये रिसर्च भी की है कि जो कोई 17 स्टडीज थी, सॉरी वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन मैंने पढ़ी थी, बड़ी मतलब अजीब बात थी कि जिसमें 76,000 पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने डाटा लिया कि 30% रोड एक्सीडेंट्स ग्लोबली कंट्रीब्यूट इस वजह 30% रोड एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह से हो रहे होते हैं कि वो ड्राइवर जो है ना वो उस टाइम सोने लग गया था। तो ये बहुत बड़ी रीजन है एक्सीडेंट्स की भी। तो ड्राउजी ड्राइविंग, थाउजेंड्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं। 24 आवर्स अगर आप अवेक जाग रहे होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अब ऐसे लगता है उसमें 0.1% हो गया ब्लड अल्कोहल लेवल, यानी कि जिसमें इंसान प्रॉपर ड्रंक बिहेव करना शुरू कर देता है, ये वो लेवल है। और ये 24 घंटे जागने से भी ये काम होता है। तो जितना नुकसान हम उसका कहते हैं ना, इतना नुकसान ना सोने का भी है। स्लीप डिप्राइव मेडिकल इंटर्न्स जो होती हैं वो, उनके बारे में रिसर्च आती है कि 36% ज्यादा सीरियस मेडिकल एरर्स करती हैं वो। अच्छा चलें, अब हम आगे कुछ चीजें सोचते हैं। हमारे दिमाग में अब सवाल बहुत सारे आए होंगे। अच्छा, हमारे दिमाग में अब, वेट एक मिनट, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? अच्छा। अच्छा, हमारे दिमाग में सवाल क्या आ रहे हैं, मैं आपको मजे का सवाल बताती हूँ जो हम बहुत सोचते हैं। एक तो ये, हम कहते हैं जी हमें रात को नींद नहीं आती। दूसरी बात, हमसे सुबह उठा नहीं जाता। इसके लिए ना मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है आईना देखने की, कि प्लीज वाकई गौर से सोचें, क्या वाकई ऐसा है कि हम रात को सो नहीं पा रहे और सुबह उठ नहीं पा रहे, तो उसकी भी रीजंस हैं। समझ लें, जैसे कहते हैं ना, हर बुराई जो तुम्हारी तरफ आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तो ये हमारे हाथों की कमाई है। अब वो कमाई मैं बताती हूँ कैसे है। इसकी ना पहले साइंटिफिक और बायोलॉजिकल रीजंस देख लेते हैं कि वो क्या है। आसान आसान लफ्जों में इंशाल्लाह बात करेंगे। डिलेड सर्केडियन रिदम, ये हम सब ने सुना हुआ है कि आपका जो डिलेड स्लीप फेज होता है ना, मतलब अगर स्लीप फेज निकल जाए ना, समटाइम लोग कहते हैं आम जबान में कि जी इतने बजे मुझे नींद आ रही थी, अब वो टाइम खत्म हो गया तो अब मुझसे सोया नहीं जा रहा। तो बॉडी का ना एक वैसे नेचुरल क्लॉक होता है, वो समटाइम शिफ्ट कर जाता है। इसलिए हमें रात को नींद नहीं आती। जैसे बहुत सारे रात को काम करने वाले लोग हैं, अब उनको नींद ही सुबह 5-6 बजे आएगी जब उन्होंने सोना होता है, और वो उठेंगे जब दोपहर तक उठेंगे, उसके बाद रात को उनको नींद नहीं आएगी। वो उनका जो सर्केडियन रिदम है वो शिफ्ट हो चुका है, जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है ना, नेचुरल क्लॉक से हट गया है। अब लोग इस वजह से अपनी जो है ना वो रूटीन को ठीक नहीं कर पाते। अब इसमें मसला क्या होता है कि उनका मेलेटोनिन जो रिलीज होता है, स्लीप हार्मोन, वो उस वक्त रिलीज होने लग गया है। अब उसकी वजह से मसाइल जो आते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रीजन है ये सब होने की। दूसरी चीज जो एक्सेसिव एक्सपोजर टू ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट किसमें, फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, ये सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं। इनकी वजह से मेलाटोनिन जो है वो, स्लीप हार्मोन बोल देंगे इसको ताकि सबको इजीली समझ आ सके, सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो आपको अच्छी नींद नहीं आती। इवन 1-2 घंटे भी अगर आप स्क्रीन यूज करें ना सोने से पहले, तो भी, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी है जो ये कहती है। अच्छा, अब इरेगुलर स्लीप पैटर्न, यानी कुछ लोग हैं, मन मुजी लोग होते हैं ना कई दुनिया में, जो बस अपनी मन मौजों में रहते हैं। मतलब वो कोई स्लीप पैटर्न फॉलो नहीं करते, स्केड्यूल फॉलो नहीं करते। तो डिफरेंट टाइम्स में भी जब आप सोते हैं ना तो इंटरनल बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होता है। वो कहता है भी मैं किस टाइम पे मैंने ये स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस करना है, उसको समझ नहीं आती। कंफ्यूज हो जाता है ना ब्रेन इनकंसिस्टेंट स्केड्यूल के अंदर, तो वो मसला आ जाता है।
अच्छा, फोर्थ ये कि ओवर स्टिमुलेशन बिफोर बेड। ये वही बात कि हम सोने से पहले बाजुकात इमोशनल स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग जब कर रहे हैं, या किसी काम के अंदर इंटेंस गेमिंग कर लेते हैं, या बहुत ज्यादा स्क्रोलिंग कर लें सोशल मीडिया पे, तो वो भी आपका एसएनएस एक्टिविटी जो मैंने पहले बताई थी कि इमरजेंसी सिचुएशन बॉडी के अंदर जो चल रही होती है फ्लाइट एंड फाइट मोड में, उस मोड में भी आप चले जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू होता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है ऐसी जो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से। तो आपका जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना कि आपने बॉडी रिलैक्स करेगी, आपको ड्राउजी होना शुरू हो गया, तो वो होना बंद हो जाता है। अच्छा, अब है कुछ हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ये बड़े जरूरी हैं। उसमें एक कैफीन और हैवी मील्स लेट एट नाइट। हमारे यहाँ वैसे खाना भी बहुत लेट होना शुरू हो गया, 10 10 9 9 बजे भी हम लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, और चाय उस टाइम पीना, यानी कैफीन क्या करती है आपके बॉडी में एक एडिनोसिन एक केमिकल होता है जो कि स्लीप प्रेशर बढ़ाता है ना, कि जो अब सोना है बॉडी ने, तो बॉडी पे एक प्रेशर आता है कि जैसे हमें नींद आनी शुरू होती है, उसको कहते हैं स्लीप प्रेशर। तो वो ब्लॉक कर देता है। हम कई दफा अपने रात को किसी काम के लिए भी तो चाय पीते हैं ना, या कैफीन कॉफी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें ये फील होती है, तो हम इसीलिए भी यूज कर रहे होते हैं, ये सब हमें पता ही है। स्पाइसी और फैटी फूड फूड भी हद तक ये काम करती है, क्योंकि इससे क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि बॉडी का टेम्परेचर जब नीचे जाता है तो हम बॉडी रिलैक्स करती है और उसको नींद आनी शुरू होती है। तो जब हम खाना खा लेते हैं स्पाइसी फूड से या फैटी फूड, बहुत ज्यादा खाना लेट खाने से, हमारा डाइजेशन भी इफेक्ट होता है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बच्चों को हम अब लेट खाना खिलाते हैं, तो बच्चों की जो है ना वो नींद का भी इशू इसी वजह से होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि रूटीन में हम जैसे एंजाइटी एंड रेसिंग थॉट्स, ये तो हम सबको पता है कि जो लोग बहुत सोचते हैं उनको नींद नहीं आती। अच्छा, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें क्या मतलब उनको तो हम सबसे पहले तो उनकी एनर्जी रेगुलेशन ही सही नहीं है, तो कोई रियल स्लीप प्रेशर ही बिल्ड नहीं होता रात के टाइम पे, वो उस तरीके से ना सो नहीं सकते। अच्छा, एक नाइट एंटरटेनमेंट कल्चर हमारा जो बन चुका है ना सोशल मीडिया पे, बिंज वॉचिंग करना, लेट नाइट हैंगआउट्स बहुत ज्यादा आम हो गए हैं, क्योंकि दिन में हम जॉब्स के बाद हम कहते हैं यही टाइम है हमारे पास। तो प्रोडक्टिविटी प्रेशर्स भी हैं, काम के हवाले से भी ये मैटर तो करती है चीज, लेकिन कल्चरली भी ना हमारा नाइट जो है ना वो ज्यादातर फ्री टाइम बनता जा रहा है। तो हम इस रेस्ट को बिल्कुल ही भूल गए हैं ना, मतलब टाइम से सोने वाले टाइम को, तो ये वाला भी एक हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर भी है। अब हैबिचुअल कॉजेज दो ही हो सकती हैं, कि एक तो आपकी कोई स्लीप रूटीन नहीं है एंड यू अवॉइड दैट, यू डोंट इवन थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आज से आप समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। और जो पर्पसफुल स्लीप, अब पर्पसफुल स्लीप जो है ना, वो आपको मैं अल्लाह के नबी वसल्लम की अहादीस से बताऊंगी कि भी क्यों है जरूरी। अभी ये समझ लें कि ऐसी स्लीप जिसमें हम मतलब हम सोने से पहले कोई समझ लें कि कोई एहतमाम वाली स्लीप नहीं है हमारी, तो हम कहते हैं बस गिर जहाँ गिरे पड़े काम करे थे वहीं सो गए। तो अल्लाह के नबी वसल्लम की लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल नहीं था। वो आप देखेंगे आगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इन सारी बातों के बाद ना हर बंदा ये सोच रहा है कि मुझे बहुत सोना चाहिए। तो मैं ये यहाँ पे अब ये मुकदमा रखूंगी इंशाल्लाह कि आखिर सोना ज्यादा चाहिए कि नहीं। देखें, ये पिक्चर से आपको पता लग रहा है ये खातून बुजुर्ग हमारी सोच रही हैं कि हमें इस तरह, जैसे हमारे बुजुर्ग काफी सोते हैं ना जो एज में चले जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं। तो उनके हिसाब से मैं सोच रही थी कि छोटे बच्चों को तो सोना ही होता है, लेकिन क्या अब हम जिस लेवल पर हैं, क्या हमें भी इतना सोना है। अब हम देख लेते हैं कि ओवर स्लीपिंग होती क्या है। ओवर स्लीपिंग को ना पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, कि वही बात कि 7 से 9 घंटे साइंस ये कहती है। मैं अभी ना दीन की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है ना। आप साइंस के थ्रू थोड़ा सा देख लें, उसके बाद हम दीन की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। इसका जी। माजरत, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने इस ग्रुप पे कोई और भी लिंक शेयर किया आप लोगों ने रिसेंटली, अभी 2 मिनट पहले, कुछ देर पहले? नहीं। चेक करें, ग्रुप में नया लिंक आया हुआ, आई थिंक कोई साइड मीटिंग किसी ने स्टार्ट किया, उसको बंद करवाएं प्लीज। ओके, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, थैंक यू मुनीरा। ठीक है, यू आर वेलकम। बल्कि मैं मैसेज भी कर देती हूँ, दिस इज द लिंक। अच्छा, इसमें ना अब मैं एक चीज ना बड़ी मजेदार मुझे समझ आई पहली दफा पढ़ के, कि ओवर स्लीपिंग जो होती है ना, वो हमें लग रहा होता है कि ये ना कोई मतलब मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूँ तो ये कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है।
बेसिकली ये सिम्टम भी होता है समटाइम। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको कॉज करते हैं। इनमें ना ज्यादा बीमारियों के ही नाम है, मैं सही बताऊं तो, मैं इसलिए मैंने मोटी मोटी बातें इसमें लिखी हैं सिर्फ। देखें, जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमने पढ़े भी होंगे, स्लीप एपनिया हो गया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होते हैं, इस तरह के जितने भी नाम है, बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी लो क्वालिटी स्लीप होती है तो बॉडी ओवर कंपनसेट करने के लिए भी ज्यादा सोती है, मतलब उसको सोने की जरूरत होती है, लेकिन समटाइम इसकी रीजन हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन और एग्जाइटी। अब एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की तरफ से ना एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो 15% लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन की वजह से हाइपरसोमनिया का शिकार है, मतलब ज्यादा सोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको फिर कम सोने की जरूरत है, बेसिकली उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है किसी चीज के अगेंस्ट, तो उनको उस पे काम करने की जरूरत है। अब क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ये भी हमने बहुत सुना होगा कि जब बॉडी जो है ना प्रॉपर रिस्टोर नहीं करती लॉन्ग स्लीप के बाद भी अपने आप को ना, उसको बहुत ज्यादा घंटे उसको सोने की जरूरत, तो बेसिकली वो इस फटीग इस सिंड्रोम का शिकार है कि जिसकी वजह से वो समटाइम नहीं सो पाते। अच्छा, एक और मजे की बात, हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, ये क्या होता है, आपका थायराइड का टेस्ट अपना करवाएं अगर मतलब ये इशू आता है। क्यों? क्योंकि हम समटाइम इन चीजों को इग्नोर करते हैं ना, हम कहते हैं नहीं भी इसको सुस्ती है, ये बंदा ऐसे है, तो हम ना मेडिकल की साइड से नहीं सोच रहे होते। लेकिन समटाइम मैंने बताया ना, ये एक सिम्टम भी होता है, तो ये सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है अपने बारे में। और पुअर स्लीप हाइजीन, यानी कि इरेगुलर सो रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, फजूल में भी लेटे रहना बेड में, ये भी एक इस चीज को कॉज करता है। डिसरप्टेड सर्केडियन रिदम है, जैसे हमने पहले बात की। अच्छा, मेडिकेशंस भी समटाइम तो होती हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा की बात हो रही है कि जब हम नहीं सो पाते। अच्छा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसको जरूर अपनी जिंदगी में ना नोट करके रख लें कि जितनी भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना आजकल के बच्चों का, तो बहुत ही मसला है। वो बहुत ही ज्यादा आपको ना लेथार्जिक और ऐसे एक्सेसिव स्लीप की तरफ लेके जाती है बॉडी। जब आप बहुत ज्यादा एक क्योंकि एनर्जी रेगुलेट नहीं हो रही ना प्रॉपर, तो ये वाला इशू बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, अब ये तो इसकी मोटी मोटी मैंने कॉजेज बता दिए, लेकिन इसके इसके असरात ना ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो मैंने उनके सिर्फ नाम लिखे हैं कि मतलब इसके ऑलमोस्ट जो कम सोने से बीमारियां होती हैं ना, वो ज्यादा सोने से भी होती हैं। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट ये समझ आता है कि जो ऑप्टिमल स्लीप टाइम है ना, हमें वो लेना है। अच्छा, अब ब्रेन फॉग और ये कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, जैसे हमने पहले बात की थी, ओवर स्लीपिंग भी वो कहते हैं कि अगर कोई लोग 9 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं ना, तो मेंटल परफॉर्मेंस जीरो। ये भी एक स्टडी है। अच्छा, मैं रेफरेंस के साथ इंशाल्लाह सारे रेफरेंसेस भेज दूंगी ग्रुप में, जितनी भी स्टडीज इसमें इकट्ठी की थी मैंने। अच्छा, एक हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा सोने से भी बढ़ जाता है। 38% हायर रिस्क पे हैं हम अगर हम ज्यादा सोते हैं। वैसे कम सोने पे 28% था डायबिटीज का और लेकिन ज्यादा सोने पे डायबिटीज का रिस्क 50% ज्यादा है। मतलब दोनों में फर्क चेक करें, और आयरनी है कि मतलब ज्यादा सोने वाले को ज्यादा वो मुसीबत में है। अच्छा, वेट गेन का इशू, जितनी ज्यादा ज्यादा अगर लॉन्ग स्लीप ड्यूरेशन है तो उससे क्या होता है कि हमारी लोअर एक्टिविटी लेवल्स की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है, और ऑब्वियसली जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया कि आपका फूड इंटेक ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादातर देखा गया है कि 21% ज्यादा लोग जो हैं वो ओबीज होते हैं ड्यू टू वेट गेन, कम सोने की वजह से ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अच्छा, मोर्टेलिटी रिस्क हाई होता है, ये इस बारे में बड़ी डिटेल थी किसी स्टडी में कि वो यू शेप एक पूरा उसका ना जवाब मिलता है उसमें, जिसकी वजह से ना वो कहते हैं कि मतलब अजीब सी बात लगती है कि ज्यादा सोने पे भी वही हाल है और कम सोने पे भी। अच्छा, उसके अलावा एक डिप्रेशन और इमोशनल डिरेगुलेशन। तो देखिए कि जो डिप्रेशन है वो भी ओवर स्लीपिंग कॉज करता है। मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मुझे मैं ज्यादा डिप्रेस हूँ तो बहुत ज्यादा देर सोती हूँ, तो मतलब ये मुझे इसलिए ट्रू लगती है ये बात, इवन कम सोने पे आपको डिप्रेशन होता है। एंड सम टाइम डिप्रेशन कॉजेज यू टू ओवर स्लीप। तो ओवर स्लीप क्यों होता है? क्योंकि ओवर स्लीपिंग से ना आपका सेरोटोनिन, एक डोपामाइन, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ना, इनकी एक्टिविटी लोअर हो जाती है, जो कि इवन गिल्ट की फीलिंग आती है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग ज्यादा आती है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत अंदर रूम में लेटे रहते हैं सारा दिन, और उनको डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। अच्छा, डिसरप्टेड सर्कैडियन रिदम, ये इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात की है कि जिनका ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं हुआ ना, वो सारा दिन थके थके और इस तरह की उनकी फीलिंग रहती है, मूड भी उनका ना अच्छा नहीं रहता। इन्फ्लेमेशन एंड पेन, मतलब लॉन्ग स्लीप से एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है इन्फ्लेमेशन मार्क करना। मैंने इसको भुगता हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ इसमें कि लॉन्ग स्लीप इसके साथ एसोसिएटेड होती है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है ज्यादा सोने से, जॉइंट पेन, हेडेक्स, ये सारी बीमारियां इसमें शामिल हैं। तो एक जो की टेक अवे है ना, वो भी अब हमने याद रखना है कि ओवर स्लीपिंग का मतलब रेस्ट नहीं है हमेशा। इट कैन
पॉइंट आउट अ बीमारी, कि हम किसी बीमारी की तरफ जा सकते हैं, या इसकी वजह से भी हो सकती है, और ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो आइडियल स्लीप क्वालिटी, टाइमिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, इसमें कुछ टिप्स थी एक स्टडी में, तो मैंने वो इकट्ठी करनी मुझे मदद करेगी कि छोटी ओवर स्लीपिंग के लिए टिप्स हैं कि आप कंसिस्टेंट स्लीप वेक स्केड्यूल जो है ना, उस पे रहें। और नैप्स जो हम दोपहर को जो नैप्स लोग लेते हैं, उसको याद रखें कि वो 2-3 घंटे की नींद नहीं होनी चाहिए, 30 मिनट्स का नैप होता है बस, इससे ज्यादा नहीं होता। डे टाइम में सनलाइट से एक्सपोयर और रात के टाइम में जो ब्लू लाइट से एक्सपोयर अवॉइड करना है, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। और ये याद रखने कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें, फिर आप इन चीजों से बच सकते हैं। अच्छा, ये कुछ कुछ छोटी छोटी स्टडीज हैं, इनको मोटा मोटा देखते हैं, उसके बाद ना हम सोल्यूशन की तरफ इंशाल्लाह जाते हैं, जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक रिसर्च ये कहती है कि ये वो रिसर्च है जो हमें ऑप्टिमल टाइमिंग की तरफ लेके जाएंगी। रिसर्च के मुताबिक तो ऐसा है कि 7 आवर्स पर नाइट जो है ना, वो ऑप्टिमल टाइमिंग है, जो कि टेस्ट किया गया 38 से 73 एज के लोगों में। उन्होंने ये कहा कि जी, जो टू लिटिल एंड टू मच स्लीप बोथ आर लिंक टू पुअर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ये उन्होंने कहा, और उन्होंने फिर एक ऑप्टिमल नंबर 7 घंटे का दिया। एक और स्टडी से मैंने ज्यादा इसलिए ली है ताकि मतलब मैक्सिमम को हम देख सकें। तो एक और स्टडी में उन्होंने एक एज ग्रुप इसमें डिफरेंट था, 18 to 60 लोगों का एज ग्रुप था। उन्होंने ऑप्टिमल हेल्थ उन्होंने बताया उनकी है बिकॉज दे स्लीप फॉर 7 और मोर आवर्स। अच्छा, लेस देन 7 आवर्स की वजह से उन्होंने कहा बहुत सारी बीमारियां देखी उन्होंने उनकी लाइफ में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की भी एक स्टडी है, वो भी 7+ आवर्स को जनरल गाइडेंस के तौर पे 7 घंटे की स्लीप हर कोई, बहुत सारी स्टडीज में यही ड्यूरेशन बता रहे थे। अच्छा, और एक और स्टडी ये थी, वो कहती कि 10 से आ, हाँ, टाइमिंग क्या होनी चाहिए ना, उसके ऊपर ये मैंने एक साइंटिफिक रिव्यू में पढ़ा था कि जो बेस्ट स्लीप क्वालिटी है ना, वो होती है रात 10 बजे सोने से मिड नाइट तक, और 7 बजे तक आप उठ जाएं। ये ज्यादा घंटे वैसे उन्होंने बताए हैं, लेकिन उसके अंदर यही लिखा हुआ था, ऑल्दो 10 से आप उसके बाद 7 घंटे पूरे कर लें, तो भी उनके नजदीक ऑप्टिमल स्लीप जो है ना, क्वालिटी स्लीप हो इसके अंदर, ये भी जरूरी है। अच्छा, और स्लीपिंग ड्यूरिंग नाइट टाइम आवर्स को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं, डे टाइम को ज्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे सर्कैडियन रिदम आपका हिल जाता है। तो लेट नाइट स्क्रीन यूज और शिफ्ट वर्क, ये भी उन्होंने एक हाईलाइट दी हुई थी कि ये डिस्ट्रप्शन है सबसे बड़ी, जो आपकी स्लीप क्वालिटी और हेल्थ को मसला करती है। अच्छा, अब हम रियल सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है। उससे पहले ना मैंने कुरान से कुछ आयत उठाई थी कि सिर्फ उसको ये देख सकें, उसमें किसी का भी कमेंट हो प्लीज उसमें जरूर ऐड करना है। लेकिन ना उसकी रीजन ये है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना सोने को किस तरीके से बयान किया है, वो ना शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सकूं। तो उसमें अगर मुनीरा या कोई भी किसी का भी पॉइंट हो तो बीच में भी अनम्यूट करके किसी भी टाइम बता दे। कुछ कुछ जहाँ पे सोने नींद का जिक्र आया, मैंने वो इकट्ठा किया, या रात का जिक्र आया। अच्छा, पहली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता। देखें, एंड वी मेड योर स्लीप अ मीन्स फॉर रेस्ट, यानी स्लीप को ना एक प्रॉपर, जब अल्लाह ताला किसी चीज को मतलब रेस्ट के तौर पे ले रहे हैं ना, तो वो एक छोटी बात नहीं होती। मतलब अल्लाह ताला के अल्फाज को ना कभी भी लाइट नहीं लेना। यानी ये एक डिवाइन गिफ्ट है हमारे लिए दुनिया में, एक रिजुविनेट करने का। तो इसको ना डिवाइन गिफ्ट के तौर पर लें। ये ना होती तो सोचे हमारा क्या हाल होता, जितनी बीमारियां हमने पढ़ी है ना तो सारी हमें होती। अच्छा, एक और, वमिन आयतिही मनामुकुम बिल्लैलि वन नहार एंड ऑफ हिज साइंस इज योर स्लीप बाय नाइट एंड डे। यानी नाइट टाइम जो है वो अल्लाह ताला की पावर को शो करता है, कि रात का वक्त अल्लाह ने खास तरीके से बनाया, उसमें निशानी है हमारे लिए। अब वो निशानी यही है कि मतलब रात का जो वक्त है, वो अल्लाह के नबी की सुन्नत से हमें पता चलेगा कि क्यों निशानी है, कि जो हमारे तहज्जुद का टाइम पीरियड है और वो सब। तो वो बड़ी अहमियत का हामिल है, खामोशी के लिए, सुकून के लिए। सिर्फ इंसान सोने से नहीं, मेरा तो राय ये भी है कि इंसान रात के तीसरे पहर में जागने से भी रेजुवरेट होता है, मतलब आपकी एक लाइफ जो है ना, आपका दिमाग का जो मामला है वो सेट हो जाता है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नौम सुबाता, यानी कि नींद को अल्लाह ताला ने रात को कवर बनाया और नींद को आपके लिए रेस्ट बनाया। तो नाइट टाइम को प्रॉपर स्लीप और रिकवरी के लिए अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। मतलब सुबाता का मतलब जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। इसका मतलब होता है कट ऑफ, यानी कि किसी चीज को काट देना, किसी चीज को बंद कर देना, यानी कि यू नीड टू सीज एवरीथिंग, बाकी सारे मामला छोड़ दो,
कि ये जगह अल्लाह ताला फरमाता है ना कि कट के अल्लाह अल्लाह की बात करो दुनिया से, तो वो रात का ही वक्त हो सकता है सबसे बेहतरीन। अच्छा, और इसमें एक रात के वक्त को अल्लाह ताला ने मौत से भी तशबीह दी है कि आधी मौत ही होती है, तो एक टेम्पररी डेथ से। अच्छा, और अल्लाह ताला ने एक जगह बयान किया, ये भी सेम ही वो है कि हाँ, अल्लाह ताला के बारे में तो ये आता है ना कि ये तो ये हमारी वीकनेस है ना कि हमें नींद की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में तो आता है कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी अल्लाह को तो नींद की जरूरत नहीं है, ही इज बियॉन्ड सच ह्यूमन लिमिटेशंस ना। तो ये भी एक जहन में रखने वाली बात है। तो हमें, हमारी ह्यूमैनिटी यही है कि हमें सोने की भी जरूरत है और हमें उसको उतना ही रिगार्ड भी करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक लास्ट जो आयत है ना, ये मुझे बड़ी फील हुई कि अ, अल्लाह ताला अपने नेक लोगों के बारे में बता रहे हैं कि दे यूज टू स्लीप बट लिटिल बाय नाइट, यानी वो रात को कम सोने के ऊपर तरजीह देते थे। अच्छा, इस बारे में ना हम आगे जब पढ़ेंगे ना अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत से और कुछ उलमा कराम की बात से, तो आपको पता चलेगा कि जो 7 घंटे या ये सब जो बातें हमने पहले की है ना, दरअसल हमें जो, हमने जितनी भी साइंस है ना उस पे हम उस तरीके से हमारा बिलीफ नहीं होगा। हम जब भी कोई चीज लेंगे पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेंगे ना, तो उसमें से जब भी हम कुछ लेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि यार ये असल में असल चीज थी, और साइंस अभी उस पर पहुंची नहीं है। साइंस की जितनी भी वो थेरीज है ना, रिसर्च चीजें कुछ चंद लोगों पे, सैंपल छोटा है। अल्लाह के नजदीक तो अल्लाह जो हमें बनाने वाला है उसको तो बेहतर पता है ना कि कौन सी चीज हमारे लिए कैसी है। तो ये 7 घंटे वाली ऑप्टिमल नींद जो है ना, इससे हम, मैं डिसएग्री किया मैंने अल्लाह के नबी की सूरत को, सीरत को पढ़ के। डिसएग्री इसलिए नहीं किया कि हर एक को जरूरत नहीं होती, हर एक का, मुझे जो समझ आया अभी तक वो इंडिविजुअलाइज्ड है। चलिए हम अहादीस पढ़ते हैं थोड़ी सी, जो मैंने इकट्ठी की थी, कि अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत में कैसे है कि अल्लाह के नबी वसल्लम इशा के बाद सोने से पहले सोना और बहुत ज्यादा बातें करना नापसंद करते थे। मतलब सॉरी, इसमें ना एक लाइन कट की है, यानी कि ईशा से पहले सोना और बाद में बातें करना नापसंद करते थे। यानी कि ईशा से फौरन पहले अगर कोई सोएगा तो ऑब्वियसली ईशा के बाद उसका, उसको नींद नहीं आएगी, और ईशा जाने का भी खतरा है। और ईशा के बाद बातें करना इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि आप फिर सोएंगे नहीं ना, आप, वही बात है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी जैसे हमने पहले पढ़ा। अभी इसके बेनिफिट्स क्या हैं ईशा के फौरन बाद सोने के? एक तो आपका स्लीप हार्मोन रेगुलेट होगा, सर्केडियन रिदम आपका सेट हो जाएगा, हार्मोनल रेगुलेशन होगी, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस, जितनी भी चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं अब आपको समझ आ रही होगी कि यही टाइम आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका बॉडी डिजाइन ही इस टाइम के लिए हुआ हुआ है। ये सर्केडियन रिदम जो है, ये एक आपका इंटरनल बॉडी क्लॉक, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये मतलब आपको कितनी रेगुलेट करता है, आपको आप खुद महसूस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ना एक सवाल आना था जो कि मैंने भी सोचा था, इवन ग्रुप में किसी ने, शायद एडमिन में से किसी ने ये बात भी की थी कि स्लीप मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो किसने लिया, 9:30 पे उनका सेशन हो रहा है, तो मैंने इस पे, इसके लिए एक शरह निकाली है ताकि कोई मेरे पे ये एतराज ना कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने और उसके बाद बातें करना नापसंद फरमाते थे, सिवाय इसके कि कोई शख्स नमाज में मशगूल हो, मुसाफिर हो, या भलाई की बात कर रहा हो, या सिर्फ इल्म हासिल करने, अहम जरूरत की बातचीत या नेकी के मकसद से गुफ्तगू की इजाजत है। मतलब ये शरह जो है इमाम नबी ने अपनी, उन्होंने बयान किया। और बाज उलमा ये भी कहते हैं कि ईशा के बाद बातचीत वैसे मकरूह है, लेकिन जब कोई इल्मी मुजाकरा हो, मेहमानदारी हो, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं ना कि दफा मेहमान आए होते हैं तो लोग ज्यादा देर तक जाग रहे होते हैं, या वैसे भी उनसे बातचीत के लिए या उनकी खिदमत के लिए, अहले खाना की खैर ख्वाही हो उसमें, जैसे कुछ लोगों को अगर मिलते ही वो रात में तो थोड़ी देर के लिए आपस में बैठ के बातचीत कर ली और वो सब, या मौश की जरूरत हो। लो भाई, नाइट शिफ्ट वालों के लिए भी राह निकल गई है कि जिनको जैसे जरूरत ही उस टाइम पड़ गई है, मतलब उनकी जॉब्स के मामलात ही ऐसे हैं, तो इज इट्स ओके, इट्स नॉट मकरूह देन, बट द पॉइंट इज के बेस्ट जो है ना, बेस्ट वो यही टाइम है। अच्छा, अब सोने से पहले की जो दुआ पढ़ते हैं उसकी आप रीजन चेक करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने से पहले लेटते तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे ही नाम से जीता हूँ। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत, मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसको आप सोचे ना, अगर आप, डॉक्टर्स ना अब साइंस की टर्म्स में इसको कहते हैं कि देखिए माइंडफुल होके सोएं, मेडिटेट करके सोएं, मतलब सोने से पहले आप अच्छा सा अपने आप को ना ग्रेटिट्यूड मोड में लेके जाएं, दिस से दिस। हम ये पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी इसको पढ़ रहे हैं सीरियसली बताऊं तो। क्या होता है इससे, ये दुआ पढ़ने से अगर आप गौर से पढ़ें कि अल्लाह मैं तो तेरे नाम से जीता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ,
मेरी ब्रेन वेव्स साथ ही काम हो जाएंगी, मेरा बीपी, मेरी एंजाइटी सब निकल जाएगा। मुझे पता है कि मैं तो अल्लाह के लिए जीना मरना है, तो मुझे फिक्रें कहाँ गई मेरी, मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। अल्लाह ताला के लिए अगर मैं जी मर रहा हूँ तो फिर मतलब मेरे मामला तो बिल्कुल सेट है। तो मेरी सोचों में चीजें नहीं आएंगी, मतलब मुझे एक तरह देखिए, रूटीन में हमारी सोचों में बहुत से मसाइल आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह से उनको कनेक्ट करना शुरू करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं तो हमारे दिल को एक सुकून सा मिल जाता है ना। तो ये बिल्कुल वही बात है, तो ये सोने से पहले की भी दुआ है। अच्छा, अब सोने के बारे में एक और चीज जरूरी, कि सोने से पहले आपका वजू करना अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर आओ तो तुम नमाज के जैसा वजू करते हो, जैसे वैसे ही वजू करो, फिर अपने दाएं पहलू पर लेट जाओ। अब एक एक चीज आप नोट करते रहें और आजमा के देखिएगा। दाएं पहलू पर लेटें और फिर दुआ पढ़नी है, एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट दुआ, मतलब इतनी खूबसूरत दुआ है कि जो बंदा इसको पढ़े, अब सोचें, ए अल्लाह, मैंने अपना चेहरा तेरे सुपुर्द किया, ठीक है, मतलब आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, अपना मामला तेरे हवाले किया। या इस लाइन को कह जाने के बाद लिटरली कोई परेशानी नहीं है, मतलब बंदे के लाइफ में कोई परेशानी नहीं रह सकती। अपना मामला तेरे हवाले किया, अपनी पीठ तुझ पर टेक दी, तेरी रहमत की उम्मीद और तेरे अजाब के खौफ के साथ, तेरे सिवा कोई पनाह की जगह नहीं। ये लाइन का मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन भी करूंगी कि मुझे क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया है। कि मैं तेरी नाजिल करदा किताब और तेरे भेजे हुए नबी पर ईमान लाया, अगर इसी रात तुम मर जाओ तो तुम फितरत पर मरोगे। मतलब इतनी खूबसूरत दुआ है। देखिए, एक दफा ना आपको वो वाकया याद होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर आई एक नौजवान की ना, कि वो डेथ बेड पे था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलने गए तो उनसे पूछा कि कैसा पाते हो अपने आप को। उसका जो आंसर था ना, उसने मेरे दिल को बड़ी तसल्ली दी, क्योंकि कभी कभी हमारे दिलों में भी ना ये चीज आती है। उन्होंने उसने कहा कि मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी है, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से ना अजाब का खौफ भी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम इसी उम्मीद और खौफ में रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो बात यह है कि जब मैं डेली, अगर मैं इस चीज को अपना लूं कि हाँ मेरी, मुझे उसी वक्त साथ ही अपने गुनाह भी याद आ जाएंगे और उस अजाब का खौफ भी आ जाएगा, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत भी याद आएगी, तो मैं इस उम्मीद के साथ भी एक, मतलब सोने से पहले ये उम्मीद भी बांध दूंगी कि हाँ मेरा मामला या अल्लाह तेरे हवाले है, अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप को यानी उस चीज से वो करता हूँ कि मतलब मैं दोबारा, हर बंदा ये ना तौबा करके जैसे सोना चाहिए, तो ये बिल्कुल उसकी एक वर्जन है तौबा का। तो एक बंदा जब ये करे तो सोचे उसके ब्रेन का सिचुएशन क्या होगी। जो भी हम सोचते हैं, सोच भी आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो पूरी बॉडी पे उसका असर होता है, हमारी हर हर सोच का। ऐसे नहीं, लोगों को जब एंजाइटी अटैक्स आते हैं ना तो वो दे फील लाइक कि उनका हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, दे फील लाइक कि मतलब उनकी बॉडी से जान निकली, हालांकि लेकिन जब हम उसका टेस्ट करवाते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, मतलब दे फील दिस ना, उनकी फिजिकल उस पर असर आता है। अच्छा, अब इसके वजू के बेनिफिट चेक करें। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो रेम साइकिल में हमने पढ़ा था कि जब स्टेज 4 होता है ना, उसमें आप, सॉरी स्टेज 2 में ही आपका जो कोर टेम्परेचर होता है ना, उसको वो लो होना शुरू होता है, अच्छी नींद, मतलब नॉर्मल स्लीप की हमने बात की थी। अब जैसे जब आप वजू करते हैं ना, तो ये क्या करता है, सोने से पहले वजू आपकी बॉडी का टेम्परेचर नीचे करता है, आपको सोने के लिए प्रॉपर तैयार करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है, बिकॉज टेम्परेचर लो करने का मतलब ही ये है कि यू आर गोइंग टू स्लीप। तो आपकी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं एक तो, जब आप धो के सोते हैं सब कुछ, यानी यही इन्फेक्शन के सोर्सेज क्या होते हैं, आपका आपके हाथ, आपके पाँव, आपका नाक, ये तो जितनी भी ये बॉडी जिन जिनको हम वजू में धोते हैं ना, लिटरली वो सारे इन्फेक्शन के सोर्सेज हैं। आपको, आप माइंडफुल हो जाते हैं। अच्छा, और फिर राइट साइड स्लीपिंग, ये भी एक पूरा, मतलब इसके ऊपर तो आप रिसर्च करके देखिएगा कि राइट साइड पे सोने से क्या होता है। डाइजेशन प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है, आपका हार्ट पे प्रेशर कम आता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है, तो उसको पंप करने में ब्लड आसानी होती है पूरी रात में, तो वो एक सुकून से ये काम कर सकता है। एसिड रिफ्लेक्स नहीं होता आपका। मतलब ये जितनी बीमारियों के हमने पीछे नाम पढ़े थे ना, उन सब पे इसका असर है। अच्छा, अब सोने से पहले एक और काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, इसको भी मामूल बना लें। छोटी सी सुन्नत है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन देखें सवाब का सवाब और हमारे काम भी हो जाएंगे। कि जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए तो अपने कपड़े के अंदरूनी हिस्से से बिस्तर को झाड़ दे और बिस्मिल्लाह कहे, क्योंकि इससे नहीं मालूम कि इसके बाद इस पर क्या आया, यानी कि बिस्मिल्लाह कह के एक तो ये काम करे। और इससे क्या होता है कि आपका
यानी कि कोई कीड़ा गुजर गया या कुछ हो गया तो आप उससे भी बच जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी बेनिफिट्स जो मुझे समझ आए वो यही थे कि आप डस्ट, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया इन सब से आप बचते हैं, स्किन एलर्जी से बचते हैं। यानी कि स्लीप हाइजीन को इनकरेज किया जा रहा है, लेकिन अभी उस जमाने में स्लीप हाइजीन को भी इनकरेज करके गए। अच्छा, एक और चीज, अब सोने के बाद उठते ही आप जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, दैट हैज समथिंग सो प्रोफाउंड कि मैं एक बार मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी ना, सुबह सोने के जागने की दुआएं, कि सुबह के वक्त में, यानी कि सुबह के वक्त में उठ के आपने जो जो दुआएं की ना, आपसे उसकी सारे दिन की आपकी अलाइनमेंट सेट हो गई। अच्छा, अब इसमें दुआएं आपने, ये दुआ तो लाजमी हर कोई पढ़ सकता भी है, आसान सी भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, अब इस दुआ को जब आप गौर से समझते हैं ना, तो आपके दिल में ना एक ऐसी ढारस बनती है ना कि यार मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है, जब दुनिया में ना कोई ताकत है ना कोई कुव्वत है अल्लाह के सिवा। और वजू करके वो बंदा अगर उसकी जागते ही, मतलब ये वो दुआ है जो कि सुबह नहीं बल्कि रात को नींद में जब आपकी आंख खुलती है ना उस टाइम पढ़ते हैं ये। अच्छा, अब उसका क्या होता है कि बाज लोग होते हैं ना जिसे पहले सो गए और बाद में उठे बीच में, तो उनकी नींद खराब हो जाती है, वो दोबारा नहीं सो पाते, तो उसके लिए ये जिक्र कितना जरूरी है और कितना प्यारा है कि इससे माइंडफुलनेस आती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मैं किसका बंदा हूँ, ये इंसान सोच रहा है तो बेहतरीन है उसके लिए। स्ट्रेस हार्मोन आपका जो कोर्टिसोल है वो नीचे चला जाता है, आप आसानी से दोबारा सोने की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। अच्छा, नेक्स्ट, बस एक दो स्लाइड्स रह गई इंशाल्लाह, फिर हम डिस्कस करते हैं मिड डे नैप। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बारे में अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस चेक करें, केलूला किया करो क्योंकि शैतान केलूला नहीं करता। यहाँ से ना मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना वो किसी शैतान नहीं बनाया लगता है। 9 to 5 जॉब में केलूला नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा। तो देखें, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, ये इसकी रूट्स, बंदा वैसे सोचे ना इस टाइमिंग की, वो अब मुझे ऐसे ही लगता है कि ये कोई शैतानी रूट्स हैं कि शैतान किलूला नहीं करता, इसलिए अल्लाह के नजर में कि किलूला किया करो। इमेजिन दी अर्जेंसी और मतलब इसकी इंपॉर्टेंस। तो मैं सोच रही थी कि अब इसमें ना एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो मैं शेयर भी नहीं कर सकी आपके, ऐसे बहुत पहले मैंने देखी थी, मेरे जेहन में अभी ख्याल आ गया कि चाइना की एक थी, कि वहां पे कुछ ऑफिसेज के अंदर ना बकायदा सोने के लिए जगह बनाई हुई है, मतलब अपनी ही सीट्स पे, एंड इट्स लाइक केलोला का टाइम होता है 20 to 30 मिनट्स, उनका ना नैप टाइम होता है जिसमें वो बेल बजती है एंड दे ऑल गो टू स्लीप, लिटरली इन अ मिनट दे गो टू स्लीप, और उनकी इतनी रूटीन सेट है एंड दे डू दिस केलोला। और हम ऐसे गुलाम कौम के कि हम उस कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर रहने जिसमें हम ये काम नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, अच्छा केलोला के फायदे बताए हैं। 10 to 20 मिनट नैप बूस्ट परफॉर्मेंस, नासा की एक स्टडी थी ये ना, कि अलर्टनेस और मेमोरी आपकी अच्छी होती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन आपका रिड्यूस हो जाता है मिड डे के अंदर ना, कोर्टिसोल लेवल आपके नॉर्मल होना शुरू होते हैं, नेचुरल जो आपका स्लीप पैटर्न है उससे आप अलाइन होते हैं। तो ये इसका इतना फायदा है। अच्छा, अब एक और मजे की बात कि नॉट ओवर स्लीपिंग के ऊपर जो हदीस थी, कि ना जो नेक लोगों के बारे में बयान किया जाता है कि मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाजें इशा और फजर की नमाजें हैं। ये मुनाफिकों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये नहीं कि मुनाफिक ही होगा बंदा जो लेट सो रहा है और सुबह तक सो रहा है। तो यहाँ से मुझे बड़ा खौफ आया ये बात पढ़ के ना, कि कभी कभी इंसान की नींद की वजह से नमाज रह जाती है, तो ये भी हो जाता है समटाइम के, लेकिन जो मुनाफिक शख्स होता है उस पे ये नमाजें भारी इसी वजह से होती हैं, बिकॉज दे स्लीप थ्रू टाइम ना। तो एक इनडायरेक्ट वार्निंग भी है ज्यादा सोने के ऊपर। तो ओवर स्लीपिंग के बारे में मुझे एक ये हदीस बहुत ज्यादा मिलती जुलती लगी कि ओवर स्लीपिंग की जितनी बीमारियां हमने पढ़ ली है ना, बस उसको सोच लें और फिर इस हदीस को देख लें। अच्छा, एक और सोने की पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में ये आ जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को ऐसे ही उल्टा लेटे हुए देखा, तो उन्होंने उसको कहा कि ये दोजखियों के सोने का वो है। एक हदीस मैंने ये भी पढ़ी थी और एक ये भी मुझे मिली थी कि ये ऐसी करवट है जिसे अल्लाह ना पसंद करता है। मतलब अल्लाह ताला को ये करवट बिल्कुल पसंद नहीं है जो सोने उल्टा लेट के सोने की है। तो अच्छा, इसके मसाइल भी बहुत सारे हैं। इससे क्या है, नेक और स्पाइन स्ट्रेन का इशू होता है कई लोगों को, सफोकेशन का रिस्क होता है छोटे बच्चों में तो स्पेशली, और लंग एक्सपेंशन बड़ी मुश्किल होती है, सांस लेते हैं तो आपका पूरा, मतलब वो पूरा लंग एक्सपेंशन होती है जो कि नहीं हो सकती, नेचुरल सर्कुलेशन जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो सकती, दोनों पे प्रेशर ज्यादा आता है ना। तो ये स्लीप साइंटिफिकली भी देखेंगे तो ये इट्स नॉट गुड स्लीप स्टाइल।
अच्छा, ये जो हदीस है ना, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी। इसके ऊपर ना देखें, अल्लाह के नबी सल्लम जब घर में आते तो ऐसा सलाम करते कि सोने वाले ना जागे। वाह, मतलब ना मैं ये सोच रही थी जब मैं ये पढ़ी थी कि यानी कि जो कोई सोया हुआ हो ना तो उसको सिवाय नमाज के उठाने के लिए, मतलब उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा मतलब किस उसमें सो रहा है। इससे क्या होता है, अनइंटरप्टेड स्लीप इतनी जरूरी, मतलब सोने को भी इतनी अहमियत दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी जो बच्चे जो हैं, मुझे पता है आज ही अपनी अपनी अम्मियों को ये जरूर स्क्रीनशॉट भेज देंगे इसका। लेकिन मतलब ये भी जरूरी है कि सोए हुए बंदे को इंटरप्ट ना किया जाए। असेंशियल फॉर आरईएम एंड डीप स्लीप। अच्छा, इससे क्या होता है, ये फैमिली की साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे आपने इसकी मीम्स भी देखी होंगी कुछ ना, कि अम्मियाँ जब आप अपनी अम्मी को किसी बात पे उठाते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं उठाना प्लीज दोबारा। और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चों की, पार्टनर्स की, ये बड़ी जरूरी है इसके लिए ना, कि आप मतलब इस चीज का ख्याल रखें कि अल्लाह के नबी वसल्लम की कितनी प्यारी सुन्नत है कि जब वो अगर वो रात को घर आए हैं तो ऐसा सलाम करते हैं कि सोने वाला है। अच्छा, रात को ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि कोई दिन में सो रहा है तो आप उसको फिर कहेंगे ये तो सो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको सोते रहने दो। कि रात को जब वो आया करते थे तो ऐसे सलाम करते कि सोने वाले ना जागे। अच्छा, ये ओवरऑल स्कॉलर्स का व्यू, इतनी ज्यादा स्लाइड्स बनाने का ना वक्त था ना, तो मैंने एक कंसाइज वे में ना ओवरऑल स्कॉलर्स का व्यू देखा। ज्यादातर स्कॉलर्स जो हैं वो अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत को प्रॉपर तरीके से यही अहादीस बयान करते हैं और ये बताते हैं कि जो सोना है उसमें बैलेंस और मॉडरेशन जरूरी है। स्लीप स्लीप ड्यूरेशन जो है ना वो फिक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत है वो हमारे लिए आइडियल तरीन चीज ना। तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स मेरा मतलब है, ड्यूरेशन की बात करी हूँ, टाइमिंग की नहीं। ड्यूरेशन फिक्स नहीं है इस्लाम में। इब्ने कय्यम और इब्ने अय्याद ये दोनों ने वार्न किया हुआ है कि एक्सेसिव स्लीप के ऊपर और स्लीप डेप्रिवेशन दोनों के ऊपर, यानी कि बैलेंस जरूरी है। और ये डिपेंड करता है, स्लीप टाइमिंग जो है वो ज्यादातर ने कहा कि फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट जो है ना वो बहुत जरूरी है सोने के लिए। और जैसे अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत से और साइंस से भी अलाइन करती है। अच्छा, और फजर और असर के बाद सोना जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, यह हदीस में भी मिलता है हमें। और इस टाइम के ऊपर स्पेसिफिक मतलब ये टाइम्स है जिनके ऊपर हमें सोना अवॉइड करना चाहिए, एक्चुअली मतलब मुस्तहब। अच्छा, एक चीज जो रिसर्च ने भी साबित की, और मुफ्ती जकरिया मकादा इनके भी मैं नोट्स एक जगह देख रही थी कि इसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च भी की हुई है, एक दो रिसर्चेस भी मिली थी बड़ी मजे की, उनसे भी यही चीज थी कि स्लीप जो है ना वो बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड है, वो जनरल सबके ऊपर नहीं हम कह सकते कि सब जी 7 घंटे सोएंगे। खवातीन के लिए अलग स्लीप टाइमिंग है, मर्दों के लिए अलग स्लीप टाइमिंग है। इतनी वेरी करती है बेस्ड ऑन एज, हेल्थ और लाइफस्टाइल। किसका किस तरह का लाइफस्टाइल है उसकी उस हिसाब से स्लीप होगी। तो व्हाट मैटर्स कि जो स्लीप है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपकी डेली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो आपकी प्रेयर्स टाइमिंग है उनको इंटरफेयर ना करे। और ऐसी स्लीप होनी चाहिए जो मैक्सिमम अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप इशा के बाद के टाइम को जरूर अवेल करें। मतलब वो समझ लें कि सोना है हमारे लिए, गोल्ड वाला सोने की बात करें स्लीप वाले में। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी का कोई पॉइंट वो बताए। मुझे पता है आप लोगों ने ये बातें आज के दिन में याद करके कल तक भूल जानी, लेकिन हम एक दूसरे को रिमाइंडर देते रहेंगे, ग्रुप का पर्पज ही ये है। तो बस अपने बाउंड्रीज सेट करें और जरूर इसके ऊपर काम करें। और कितना जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया। जी जी, कोई भी हर कोई अनम्यूट कर सकता है खुद ही मेरे ख्याल से। तो प्लीज स्टार्ट। कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे या कोई क्वेश्चन हो तो बेशक वो भी कर ले, अगर मैं जवाब दे सकी तो जरूर। जी जी, फातिमा ज़हरा प्लीज अनम्यूट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ये पॉइंट शेयर करना था कि मैं काफ़ी टाइम से ना स्लीप डिस्टरबेंस से गुजर रही थी, तो मैं इस पर सर्च करती रहती हूँ, तो मुझे एक ये भी पॉइंट मिला था। अच्छी टिप है कि अरोमा थेरेपी की जाए, मतलब बिफोर स्लीप ना हम हम्म। अगर लिवेंडर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स या फिर उसका स्प्रे कर हाँ। लेना अपने पिल्लो पे, तो राइट। इस पे काफ़ी ज़्यादा अथेंटिक रिसर्चेज हैं, यानी कि इनके आर्टिकल्स अगर आप मुझे कहें तो मैं शेयर कर दूंगी। बिल्कुल। और दूसरा ये बेड टाइम से पहले ना स्ट्रेचिंग कर लें, मतलब ज़्यादा हम वर्कआउट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी हम स्ट्रेचिंग्स वगैरह करेंगे ना, लाइट स्ट्रेचिंग जिसे हम कहते हैं, तो उससे ना हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। तो ये मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बेहतरीन हो गया। और इस के हमें नियत भी करनी चाहिए, सोने से पहले ना हमें दुआ करनी चाहिए
कि अल्लाह सुब्हाना ताला मैं सुबह उठूं फजर के टाइम, और मैं जितने भी काम करना चाहती हूँ वो सारे टाइम पे हों। तो मैं ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी और को भी फ़ायदा हो। बहुत अच्छा किया फातिमा। और आपने मेरा एक पॉइंट जो मिस हो गया था ना, आपने वो ऐड ऑन कर दिया। अल्लाह ताला के काम होते हैं, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि एक पर्पसफुल स्लीप का मैं एंड में बताऊंगी। दैट वाज फॉर दैट कि इंटेंशन सेट किया करें सोने से पहले लाजमी। एंड यू गेव दैट पॉइंट अगेन। जजाकल्लाह खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया। ये है कि बिल खैर, नियत तो वैसे भी हमें हर काम में पहले करनी चाहिए ना, उससे काम आसान हो जाता है, अल्लाह की मदद भी ऐड हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बस मुझे ये शेयर करना था। है। ओके, बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल या कंट्रीब्यूशन? बीमारियां जरूर याद कर लीजिएगा सब, जो जो मैंने बताई है ना, तो वो फिर जब भी आप सोचेंगे ना तो दोबारा रात को लेट सोने से पहले जरूर सोचेंगे। आज भी हमारा सेशन अब काफी लेट हो गया इसलिए, लेकिन फिर भी प्लीज, एनीवन। बिनते हवा, आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि सोते वक्त हमारी बॉडी से रूह निकल जाती है, इसको, इस पे ना मेरी जितनी स्टडी है ना उसमें बहुत वैसे तो मौत से ही इसका ताल्लुक है, मतलब जैसे उसमें आधी मौत ही कहा गया है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बता दिया है। या तवफ़्फ़ा का भी वर्ड भी यूज होता है ना कि तुम्हें अल्लाह ताला जिसकी रूह मतलब निकाली जाती है और फिर वो लौटा दी जाती है, लेकिन इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए दैट आई रियली डोंट नो। अभी इस पे समझ लें कि मेरी रिसर्च काफी नहीं है कि मैं उसको उस पे अल्फाज दे सकूं। कोई और इसको बताना चाहे तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसका मौत और वफात जो है ना, कुरान पाक में दो लफ्ज हैं इसके लिए। हम्म। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो लफ्ज यहाँ पे वफात है वो एक सबसेट है, यानी कि हम इसे कहेंगे टेम्परेरी डेथ। जो हम्म। मौत का लफ्ज है वो एक बड़ा है, वो सुपर सेट के अंदर आता है। तो मौत परमानेंट है और वफात जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है, यानी कि ये ऐसी आपकी डेथ है जो कि टेम्परेरी है, कुरान पाक को जिससे मैं समझी हूँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ बट दैट्स माय ओपिनियन। सो जब आपकी वफात आती है तो आप नींद की हालत में हालत वफात में होते हैं, जो कि एक सबसेट है मौत का। इसमें आपका रूह जो है, रूह या नफ्स जो भी खैर बहस की जा सकती है, वो अगर आपकी बॉडी से डिटैच भी होती है तो परमानेंट नहीं डिटैच होती। हाँ, जो ज़राफ हाशमी में ये कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है कि जो रूह नफ्स है वो बॉडी को छोड़ता जरूर है किसी हद तक, ठीक है। और वो एक आलम बरज़ख है, कहीं पे घूम घुमा के सैर करके वापस जरूर आता है, इसलिए वो वापस कर दिया जाता है नफ्स आपका जागने के ऊपर। लेकिन जब आप हाल में मौत में जाएंगे, यानी कि वफात में नहीं मौत में जाएंगे, परमानेंट डेथ में जाएंगे, क्योंकि ये मौत सुगरा है ना नींद आपकी। तो जब हम्म। आप बड़ी नींद की हालत में जाएंगे जिसको मौत कहा गया कुरान पाक में, उसके बाद ये जब निकलेगा तो शायद पलट नहीं पाएगा, ये परमानेंट डिटैचमेंट हो। मुझे बिल्कुल। बस इतना ही समझ में आता है। हाँ, ठीक मुझे है, भी जल्दी। दरिया के हिसाब से ही जो मैंने सुना था ना, तो उसमें मुझे भी यही समझ आई थी, बट उसकी ना सोर्सिंग मुझे कुछ वो था कि कुरान के हिसाब से भी ये वाली बात वैसे बैठती तो ठीक है, बट स्टिल इसको एक्सप्लेनेशन अगर किसी जैसे स्कॉलर के थ्रू हो तो वो मुझे जरा कम ही पता था। जी, हेल्थ वाइटल्स, आप प्लीज, आप कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने शेयर करने स्लीप के बारे में, हमने आज गपशप सेशन रखा ही इसलिए था कि प्लीज आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? इससे पहले मिसबा एक बात और, अगर कोई मुझे इंसोम्निया का हल बता दे। नींद ना आने का? नींद आने का। अच्छा, मोबाइल छोड़ने 2 घंटे पहले, और कैफीन इनटेक 0, और लाइट ऑफ करके। वैसे तो मैंने ये भी करके देखा था, लेकिन अच्छा ये होता है कि सही दे दो। एक्टिविटी होती है। जी जी, हमजा भाई प्लीज। अच्छा दे दो मतलब, मोबाइल दे मोबाइल पापा को काम। Okay, अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? जी, हमजा भाई एक सेकंड, वो हेल्थ वाइटल जो है ना, इन्होंने पहले मैंने Okay. पूछ लिया था। वाली टॉफी।
ये जी वाली अस्सलाम वालेकुम। ये वाली घंटी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा एक सेकंड, यूसुफ बेटा बोल दो। बाबा जो बंटी आपने उसको दो दिलाई थी वो मुझे भी दिलाएगा। एक सेकंड। ठीक है। अच्छा मैं कोशिश कर लेता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को कन्वे हो जाए, बट मेरे बच्चे चूंकि जाग रहे हैं तो हो सकता है ये बीच में से नहीं कोई मसला डिस्टरबेंस भी हो जाए। आप लोगों को भी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा मैंने कहा स्लीप के ऊपर मेरी थोड़ी बहुत, चूंकि मेरा शौक है ये, तो इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में काफ़ी। तो कुछ रिसर्चेस जो मुझे अभी याद हैं और जो एक्सपेरिमेंटेड भी हैं वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो एक तो ये है कि जो रूम है ना वो बिल्कुल डार्क होना चाहिए, इट शुड बी कम्प्लीटली डार्क। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको नींद अच्छी आए। और दूसरा ये कि द रूम शुड स्मेल गुड, इसका भी हम लोग को एहतमाम करना चाहिए। और आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके ओके थैंक यू। प्लीज करिए। इसके अलावा ये कि मैंने एक दिन एक बात शायद लिखी थी कि एवरी आवर बिफोर मिडनाइट काउंट्स एक्चुअली 2 आवर्स। तो उसका हम्म। बेटा बेटा प्लीज बेटा बेटा। तो उसका उसका जो है ना वो बड़ा एक बोनस है। यानी अगर आप 10 बजे सो जाएं तो 10 से 12 आप एक्चुअली 4 घंटे की नींद का एसेंस ले चुके हैं। बिल्कुल। तो अमूमी तौर पे मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रात को 10 बजे सोते हैं और 2 बजे बेदार हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपने सारे जो हाईली प्रोडक्टिव काम होते हैं वो उस वक्त करते हैं 2 बजे से 5 बजे के दरमियान रात को। जबरदस्त। और वो कहते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बोलते हैं ये 3 घंटे हमारे एक तरफ हैं और आपके 3 दिन एक तरफ हैं। हम्म। और वो मुझे नज़र भी आता है, वाकई वो इतना प्रोडक्टिव जो है वो उसका आउटकम निकलता है। और एक बात जो और अहम है, एक सेकंड कहाँ गया? सॉरी मैं असल में मेरे बच्चे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। एनीवेज एक और चीज़ जो अहम है, मैंने कहा वो भी शेयर करूं। बिल्कुल करिए। एक बॉक्सर था माइक टाइसन, सब तकरीबन सभी उसको जानते हैं ना। जी। तो आमतौर पे तो लोग समझते हैं कि उसकी जो सक्सेस थी उसकी वजह शायद अ, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रेनिंग थी और बहुत ज़्यादा उसका पैशन था, जुनून था। बट वो जो लिखता है ना वो ये लिखता है कि पीपल थिंक दैट द ट्रेनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, while actually the hardest part is to deny nightlife and go to bed at 9:30 365 days a year। 100% ट्रू। बोलता है ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, कि हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होती है, बट स्टिल हमें रात को 9:30 बजे बिस्तर पे होना ही होना होता है। तो ये जो है ना स्लीप का सक्सेस से बहुत बड़ा ताल्लुक है। आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर हैं, if you are getting the right amount and the right time of sleep, you are highly uh, you know highly यानी आपके पास बड़े अच्छे चांसेस हैं कि आप सक्सेस की पिनेकल को हिट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इसमें तो एक ये नाम और भी सुना होगा। मेरी सिर्फ जी। कि वो जब आप एक चीज सर्च करने लगते हैं तो उसमें एक उनका अक्षय कुमार का भी आया। एंड पीपल वर हम्म ही इज द ओनली पर्सन हु नेवर गोज टू पार्टीज और मतलब ही हम्म स्लीप एट 9:30 मतलब उनका 9:30 जी फिक्स। जी जी वो शूटिंग हो कोई मसला हो मतलब वो निकल जाता है। उनकी हेल्थ के हवाले से ना लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं। इज द मोस्ट हेल्दीस्ट पर्सन इन द होल इंडस्ट्री। तो वो कहते हैं कि हाउ जी जी का जो रीजन है वो कहते हैं 3 बजे वो बंदा बीच पर होता है और 9:30 बजे वो बंदा अपने बिस्तर पर। हम्म तो दिस इज द मेन थिंग ना। हम्म यही जरूरी चीज है। मैं बता रही हूँ कि मैं ओवर स्लीपिंग स्लीप डिप्रिवेशन दोनों साइड्स को देखती हूँ कि दोनों में बीमारी जी हेल्थ वाइज हम्म फिजिकली और मेंटली और हर लिहाज से आपकी जो फंक्शनिंग है ना वो प्रॉपर। और जो ऑप्टिमल स्लीप टाइमिंग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित लाइक मिड नाइट के बाद ही वो उठा करते थे ना। तहज्जुद का टाइम भी वही होता है। ये 2 बजे का जो जी आपने टाइम है एग्जैक्ट यही होता है। तो जी वो भी मतलब समझ में आता है कि क्यों है क्योंकि हमारे लिए तो आइडियल वो है ना तो उनको अगर फॉलो किया जाए तो है ही। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। बस थैंक यू सो मच, यही था इम्पोर्टेंट जो मैं
मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, बाकी कुछ आया जहन में तो इंशाल्लाह वो भी लिख जरूर। देंगे किसी वक्त इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। जी हमजा भाई। आपको बोलना जरूरी है। Assalamu alaikum. Am I audible? यस यस बिल्कुल। Okay. So, two things, two takeaways. One, बिनते हवा बाजी का जो क्वेश्चन था कि हदीस के अंदर आया है कि रूह जो है वो नींद की हालत में और मौत की हालत में अल्लाह ताला ले लेते हैं और वापस नहीं करते। आई एक्चुअली वर्कड अ बिट ऑन रूह, एंड ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे टेक अवेज हैं, लेकिन एज फार एज स्लीप इज कंसर्न तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। वो एक पर्सपेक्टिव ये है कि कुरान पाक में जहां जहां नफ्स की बात हुई है वहां वहां अहादीस के अंदर सेम वर्ड, सेम कॉन्सेप्ट रूह के साथ इंटर रिलेट हुआ है, मतलब वो वर्ड चेंज हुआ है विद नफ्स, जिसकी बेस के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस बात को कहा है, इस बात का उनका एक मौकफ बनता है कि रूह, क्या रूह ही नफ्स है? ये जो सवाल आता है ये वहां से निकलता है। द टेक अवे बेसिकली है इसके, जो इस हदीस के वन ऑफ द मीनिंग्स है वो ये है कि जब आप सो जाते हो आपसे कलम उठ जाता है, यानी कि आप नींद की हालत में जो कुछ कर रहे हो वो अप्लाई नहीं होता, एंड यू आर इन योर सबकॉन्शियस वर्ल्ड या डिफरेंट वर्ल्ड विच इज फार अवे फ्रॉम दिस दुनिया। आप इसका इस दुनिया के साथ एक उस वक्ती तौर पे एक पर्दा हो जाता है और आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? जो भी आप कर रहे हो दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो इट बेसिकली मीन्स कि आप कॉन्शियस स्टेट से निकल जाते हो टिल सम टाइम। जो लोग जो नींद की हालत में होते हैं अल्लाह ताला उनको कॉन्शियसनेस वापस लौटा देते हैं, जो मौत की हालत में होते हैं उनको नहीं लौटाते। ये अमंगस्ट मैनी टेक अवेज दिस इज वन टेक, ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा जो मुनीरा बाजी का एक क्वेश्चन था कि कोई बंदा इंसोम्निया का हल बता दे। माय इंसोम्निया इन माय लाइफ basically stemmed from it was a trigger from a combination of anxiety and clinical depression। उस वजह से एक मेरी बॉडी में को इंसोम्निया टेंडेंसीज पैदा हुई थी, और उसके साथ ये हुआ था कि व्हेन आई टॉक टू सम साइकोलॉजिस्ट तो उन्होंने यही वाली बात की थी जो अभी भाई ने बात की कि आफ्टर 8 आपने स्क्रीन्स वगैरह सारी बंद कर देनी है, आपके कमरे की लाइट बंद हो जानी है और आपने बेड पे लेट जाना है। आपने बेड से नहीं उठना, साथ एक पानी की बोतल रख लो, बाकी आपने कुछ नहीं करना, जो मर्जी कर रहे हो, आपने बेड से नहीं उठना, आंखें बंद कर लेनी है। तो इवेंचुअली यू फोर्स योर सेल्फ टू स्लीप। 8:30 पे स्टार्ट करोगे पहले दिन तो बिल्कुल ही नींद नहीं आई, लेकिन इवेंचुअली इट हैपेंड, एंड ये स्नैप करके इंसोम्निया के साथ फ्लिप होके तो एक्सेसिव स्लीप की तरफ चीज चली गई थी, एंड देन इवेंचुअली ट्रेनिंग करते 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 इट इज अल्हम्दुलिल्लाह बेटर नाउ। तो दैट इज वन ऑफ द वेज यू कैन डू। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स बट इट डिड वर्क फॉर मी, कि रात को 8 बजे 8:30 बजे के बाद लाइट्स ऑफ, सारी स्क्रीन्स बंद, और आपने कोई काम नहीं करना, बेड पे आंखें बंद करके लेट, जो जो आ रहा है दिमाग में आ रहा है आपने बेड से नहीं हिलना। So maybe that helps, maybe it doesn't। बाकी अल्लाह ताला knows best। That's all। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। थैंक यू। अच्छा इसमें ना एक चीज जो भी उसमें भी बात कर रहे थे चैट में कि सनलाइट एक्सपोजर का ना मैंने बीच में भी एक पॉइंट हाईलाइट भी किया था कि सुबह का वक्त जो होता है ना, हम जो 5 AM क्लब की बात कर रहे थे ना कि जिसमें हम 5 AM के टाइम में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उस टाइम पे मतलब जो पहाड़ तोड़ सकता है ना इंसान वो दिन में नहीं तोड़ सकता। तो वो उसमें ये सनलाइट एक्सपोजर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे मेरे दिमाग में ना ये चीज यूं बनती होती थी जब एक वो स्पीशी है जो जमीन पर अल्लाह ताला ने एक खास हमें हमारी बॉडी उसी तरीके की डिजाइन है ना, मतलब हर चीज हमारे हिसाब से परफेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पॉइंट फ्ला 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 परफेक्टली डिजाइन है। तो हर चीज सुबह का वक्त और फिर रात का जो टाइम है ना, इसीलिए तरह कहते हैं ना इसमें भी निशानियां है। तो बेसिकली ये जो जो टाइमिंग्स है ना रात और दिन की इतनी ज्यादा परफेक्शनिस्ट मतलब परफेक्ट उसमें पैटर्न पे चल रही हैं, तो ये इसीलिए चल रही हैं। मतलब देखिए उनकी भी एक रूटीन है, कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन जो है ना वो इतनी जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को भी काम नहीं करना पड़ता, उसमें बॉडी को पता है किसने इतने बजे सोना है और उस टाइम पे वो हार्मोन रिलीज होना है। तो मतलब आपकी पूरी केमिस्ट्री आपकी पूरी वो अलाइन हो जाती है नेचर के साथ ना, जब जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें डिजाइन किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सूरज निकले तो पुराने जमाने में ज्यादातर लोग इसी तरह जब किया करते थे तो उनको
हमारे यहाँ अब क्योंकि लाइट्स आ चुकी हैं और रातों को भी हमारे दिन वाला माहौल होता है घरों में, तो इस वजह से बहुत बड़ा मसला है। और पुराने जमाने में लोगों को मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा हर्डल आती थी सोने के लिए और फिर सुबह उठने के लिए। तो स्पेशली इंटरनेट नहीं होता था तो फिर तो और भी आसानी थी। अब ये मेजर जो इशू है ना वो हमारा यही बना हुआ है, इवन छोटे बच्चों के लिए भी। बच्चों के हवाले से ना बहुत ज्यादा इस पे, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो मुझे इस चीज को हमेशा मेरे लिए ये कंसर्न वाली बात रही है। मतलब व्हेन आई सेट देयर रूटीन एट 9:30 और 10, तो कुछ अरसे बाद एक हफ्ते के लिए आप किसी और घर जाते हैं या कहीं और जाते हैं और वहां पे ये रूटीन नहीं है, तो बच्चे दे ट्राई करी, नहीं नहीं अब हमने ऐसे नहीं सोना, तो वहां पे ये जिद्दें करते हैं। और वापस आते तो आपको 2 महीने से ज्यादा लग जाते हैं उसी रूटीन के ऊपर लाने के लिए। मतलब मैं इस चीज पे बड़ी हैरान होती हूँ कि रूटीन खराब होने के लिए आपको एक हफ्ता चाहिए और ठीक करने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। तो वो रीजन क्या होती है कि बच्चों की खाने की रूटीन भी उस हिसाब से चेंज रहती है। यानी आप शुगर इनटेक है उनका अगर ज्यादा, या मतलब वो गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं, मतलब रात को खाने की जो टाइमिंग है वो कितना आपकी बीमारियां भी बढ़ाती है और साथ में आपके अंदर ये सोने के मसाइल भी पैदा करती है। तो ये सारे फैक्टर्स जब मिलाते हैं तो हमें, हमारे पास सोल्यूशन तो सही बताऊं कोई अल्लाह के नज़र की सीरत रह जाती है। जब भी हम देखते हैं तो ईशा के बाद, मतलब ईशा की नमाज के बाद आपके अंदर ये रूटीन होनी चाहिए। अब हम कहते हैं ना कि हमारी फैमिली टाइमिंग वही है। ये भी सवाल मेरे दिमाग में, मुझसे लोगों ने पूछा भी है कई दफा कि यार हमारी फैमिली फैमिली टाइमिंग, हम तो उसी टाइम मिलते हैं। तो ठीक है, आधा घंटा बातें करके या जो भी मामला तय करके फिर सुबह के वक्त सब इकट्ठे उठे ना। जब हम एज अ फैमिली ना स्टार्ट करेंगे, मैं सही बताऊं ये भी हमसे इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने घर में भी इस मुहिम को चलाया तो हुआ, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन असल चीज जो होती है ना वो ऑल टुगेदर करना होता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है आपकी, क्योंकि फैमिली टाइमिंग, क्वालिटी टाइमिंग उनके साथ भी एक अच्छी टाइमिंग सुबह की होती है, बड़ी मतलब मजेदार चीज है वो। तो ठीक है, इनको हम इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स हम नोट करेंगे और इस पर काम करने की बाइंदा कोशिश करेंगे। आ, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए भी। अब हम सेशन क्लोज करते हैं, और काफी टाइम हो गया, अब हम अपनी रूटीन को और बेहतर करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन उम्मीद है पूरी कि हम अगर इस ग्रुप में, मैं चेक करूंगी कि इस वीक के अंदर हम लोग सुबह 5 बजे कुछ ना कुछ आपस में शेयर अगर कर रहे हुए तो नेक्स्ट सेशन भी हम सुबह के टाइम में करेंगे। क्योंकि वो हमारा टाइम होगा कि जिसमें हमने 2020 फॉर्मूला दी 5 AM क्लब से हमने सीखना है कि हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, कि हमने 1 घंटा अपने लिए कैसे निकाला इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।